इसका मतलब है कि इनफाइनाइट से सेंटर तक कोई यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लाने में बहुत ज्यादा वर्क करना पड़ेगा, मैक्सिमम वर्क करना पड़ेगा। निगेटिव है, क्यू डैश का वैल्यू निगेटिव है। तो निगेटिव चार्ज किस पे आता है बच्चों? जो चार्ज गेन करता है, जो चार्ज गेन करेगा। इसका मतलब क्यू डैश का वैल्यू अगर निगेटिव आया तो इसका मतलब अर्थ से वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइंस पॉइंट। तो बच्चों आज मैं क्लास 12 का चैप्टर नंबर 2 लाया हूं फिजिक्स का, जिसका हम लोग लेक्चर नंबर 5 करने वाले हैं। और आज के लेक्चर में हम लोग समझेंगे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है ड्यू टू स्फेरिकल चार्ज के कारण। तो बिना देरी का आज शुरू करते हैं हम लोग। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे स्फेरिकल चार्ज के कारण जो बच्चों पोटेंशियल होता है वो कितना होता है और हम लोग उसको कैसे डिराइव करेंगे। इससे पहले मैंने एक चीज आप लोगों को बताया है कि पोटेंशियल और फील्ड में क्या रिलेशन होता है। तो पोटेंशियल जब फील्ड दिया हुआ रहता है बच्चों, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को डिस्प्लेसमेंट के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करते हैं तो हम लोग को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मिलता है। ठीक है, ये रिलेशन हम लोग लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि अगर हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर रहेगा या नॉन कंडक्टिंग स्फीयर रहेगा या फिर सॉलिड कंडक्टिंग स्फेरिकल चार्ज रहेगा। देखो इसका भी कॉन्सेप्ट हमने बता दिया है, चैप्टर 1 में ही आपको बताया गया था कि स्फीयर दो तरह के होते हैं, एक हॉलो स्फीयर एक और एक सॉलिड स्फीयर। और यदि सरफेस पर चार्ज है स्फीयर के सरफेस पर तो वो कहलाता है कंडक्टिंग, और अगर सरफेस के पूरे वॉल्यूम में, मतलब किसी स्फीयर के पूरे वॉल्यूम में चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है तो उसको नॉन कंडक्टिंग स्फीयर कहा जाता है बच्चों। तो यहां पे मैंने लिखा है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू हॉलो कंडक्टिंग या नॉन कंडक्टिंग स्फेरिकल चार्ज। देखो कोई हॉलो स्फीयर रहेगा तो हॉलो स्फीयर के सरफेस पे चार्ज रहता है बच्चों, अंदर में कोई चार्ज नहीं है तो इसको कंडक्टिंग बोलेंगे। अगर आप हॉलो स्फीयर को नॉन कंडक्टिंग भी बोलोगे तो चार्ज कहां रहेगा? सरफेस पे ही रहेगा। ठीक है, और उसके बाद मैंने यहां लिखा है कि सॉलिड कंडक्टिंग स्फेरिकल चार्ज। सॉलिड कंडक्टिंग स्फेरिकल चार्ज क्या हुआ? मान लो ये सॉलिड स्फीयर है, अंदर में भी इसका मास है, लेकिन चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो सरफेस पे है सिर्फ, तो इसको बोलेंगे हम लोग ये सॉलिड कंडक्टिंग स्फेरिकल चार्ज है। तो कंडक्टिंग का सीधा मीनिंग होता है बच्चों कि सरफेस पर चार्ज होना। ठीक है, तो सबसे पहले एक स्फीयर बना लेते हैं हम लोग। ठीक है, और इस स्फीयर के कारण मान लीजिए इस स्फीयर का रेडियस सपोज कीजिए इसका r है, और इस पर जो बच्चों चार्ज दिया गया है, सपोज करो इस पे चार्ज है q, और बाहर में कोई पॉइंट है p, और यहां पे ये सेंटर से r यूनिट की दूरी पर है। तो यहां पे हम लोग को निकालना है पोटेंशियल कितना होगा। तो पोटेंशियल का डेफिनेशन आप लोग को याद होगा कि किसी पॉइंट पर अगर पोटेंशियल हम लोग निकालते हैं तो यहां यूनिट पॉजिटिव चार्ज को रखते हैं। यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इस पॉइंट से इनफाइनाइट तक ले जाने में इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा जितना वर्क होता है उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दिस पॉइंट। जिस पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है वहां से यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इनफाइनाइट तक ले जाते हैं, तो इसमें जो इलेक्ट्रिक फोर्स वर्क करता है उसे कहा जाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले बात कर रहे हैं केस फर्स्ट की, और केस फर्स्ट है क्या कि पॉइंट, जिस पॉइंट पर आपको पोटेंशियल निकालना है, पॉइंट पी क्या है? आउटसाइड द स्फीयर है, आउटसाइड द सेल। इसको सेल भी बोलते हैं बच्चों, हॉलो स्फीयर को सेल भी कहा जाता है, आउटसाइड द सेल है। यानी कि जहां पे हम लोगों को पोटेंशियल निकालना है वो सेंटर से r यूनिट की दूरी पर है, स्मॉल r यूनिट की दूरी पर। तो यहां पे आप साफ साफ देख सकते हैं कि स्मॉल r जो है ये कैपिटल R से बड़ा है। क्लियर है ये चीज? अब यहां पे बच्चों हम लोग यहां पे बाहर में इस स्फेरिकल चार्ज के कारण कितना फील्ड होगा ये हम लोग जानते हैं, इससे पहले हम लोग डिराइव कर चुके हैं। देखो इस पे क्यू चार्ज दिया गया है, इसके सरफेस पे चार्ज क्यू दिया गया है। अगर हम चार्ज नहीं भी दिखाए तो चलेगा, क्योंकि मैंने लिख दिया है कि यहाँ पे इसके सरफेस पे चार्ज कितना है बच्चों? क्यू है। ठीक है, अब हम लोग इस सेल के कारण सबसे पहले बाहर में फील्ड कितना होता है ये देखेंगे, तो आपको अच्छी तरह से पता होगा कि बाहर में जो फील्ड होता है बच्चों वो होता है KQ बाई R स्क्वायर के बराबर। ठीक है, अब मुझे पॉइंट P पे पोटेंशियल निकालना है। पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? E डॉट डी आर। ठीक है, तो यहां से यदि हम किसी चार्ज को इनफाइनाइट तक ले जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फोर्स भी इधर ही लगेगा, और इसका जो डिस्प्लेसमेंट है बच्चों, छोटा सा अगर मैं डिस्प्लेसमेंट यहां पे ले लूं, ये dr, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और dr का डायरेक्शन सेम है, इसलिए हम E डॉट dr को डायरेक्टली हम लोग EdR लिख सकते हैं। EdR, A डॉट B का फॉर्मूला याद कीजिए, AB cos थीटा होता है, थीटा का वैल्यू 0 होता है तो A डॉट B AB के बराबर हो जाता है। तो यहां से हम लोग इसको इंटीग्रेट कहां से कहां तक करेंगे? तो इंटीग्रेट R के रिस्पेक्ट में करना है, स्मॉल r के रिस्पेक्ट में।
तो किस पॉइंट से पोटेंशियल निकालना है? पी पॉइंट पे। ये दूरी यहां से कितनी है? आर। तो यहां से हम लिमिट ले लेंगे आर, और इसको कहां तक ले जाना है? इनफाइनाइट तक। यहां से यूनिट पॉजिटिव चार्ज को कहां तक ले जाना है? इनफाइनाइट तक। तो इसका इंटीग्रेशन हम आर से इनफाइनाइट तक कर देंगे। अब यहां से हम लोग पोटेंशियल निकाल सकते हैं बच्चों। V इक्वल टू हो जाएगा, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? तो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट P पे कितना होगा बच्चों? KQ बाई आर स्क्वायर के बराबर। तो ये हो जाएगा KQ बाई आर स्क्वायर के बराबर। और यहाँ E के बाद dr है, तो dr मैंने दे दिया, और यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन होगा r से लेकर इनफिनिट तक। ठीक है, तो यहाँ KQ कांस्टेंट टर्म हो जाएगा बच्चों। ठीक है, और 1 बाय आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा? -1 बाय आर, -1 बाय आर। इंटीग्रेशन आप लोग जानते होंगे। तो ये r से इनफिनिट तक इसको मैं इंटीग्रेट करूंगा, तो यहां पे हम लोगों को बच्चों क्या मिलेगा? -KQ बाय आर, माइनस साइन को मैं बाहर कर लेता हूं, सॉरी, V इक्वल टू -KQ इंटू 1 बाय आर, और ये इंटीग्रेशन होगा r से लेकर इनफिनिट तक। तो पहले यहाँ पे अगर आप अपर लिमिट रखोगे r के बदले, तो ये हो जाएगा 1 बाय इनफिनिट, और माइनस स्मॉल r के बदले स्मॉल r ही रखोगे तो -1 बाय r हो जाएगा। दैट इज माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बच्चों, समथिंग में इन्फिनिटी 0 होता है। दैट इज पोटेंशियल मिलेगा आपको KQ बाय r के बराबर। सो सिंपल, सो सिंपल। ये होता है V ऑट, मैं लिख देता हूं यहाँ पे ताकि ये पता चले कि ये बाहर में पोटेंशियल होता है। तो किसी भी स्फेरिकल सेल के कारण जो बाहर में पोटेंशियल होता है बच्चों, ये होता है KQ बाय R। स्मॉल r का मतलब है कि जिस पॉइंट पे आप पोटेंशियल निकाल रहे हैं वहां से सेंटर से ये कितनी यूनिट की दूरी पर है, तो ये इसको स्मॉल r कहा जाता है। चलो अब बात करते हैं, अगर सरफेस पर ये पॉइंट होता तो क्या होता? एट द सरफेस ऑफ स्फीयर, या सरफेस ऑफ सेल भी लिख सकते हो आप। जब ये पॉइंट P को मैं यहां पे सरफेस पे ले आऊंगा, यहां पे ले आऊंगा, तो अगर P पॉइंट यहां है तो ये दूरी होगी r, स्मॉल r के बराबर। अगर इस P पॉइंट को मैं यहां लेके आ जाऊं तो ये स्मॉल r किसके बराबर हो जाएगा? कैपिटल R के बराबर हो जाएगा। जब आप सरफेस पे आएंगे तो ये जो डिस्टेंस होगा स्मॉल r, ये किसके बराबर हो जाएगा? स्फीयर के रेडियस के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो एट द सरफेस ऑफ सेल होगा स्मॉल r का वैल्यू कैपिटल R के बराबर हो जाएगा। तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे? यहां पे स्मॉल r के बदले कैपिटल R डाल दें, तो यहां पे सरफेस पर पोटेंशियल बच्चों निकल जाएगा। तो Vs इक्वल टू, यानी पोटेंशियल एट द सरफेस, ये हो जाएगा KQ बाय, यहीं पे इसी फॉर्मूला में हम लोग स्मॉल r के बदले कैपिटल R रख देंगे, तो ये सरफेस पर पोटेंशियल हो गया KQ बाय R के बराबर। इसको आपको याद रखना है, सरफेस पर पोटेंशियल होता है KQ बाय रेडियस के बराबर, KQ बाय रेडियस के बराबर। ठीक है, और सरफेस पर हर जगह ये वैल्यू क्या होगा बच्चों? कांस्टेंट होगा। सरफेस के किसी भी पॉइंट पे आप पोटेंशियल निकालोगे तो ये KQ बाय रेडियस के बराबर भी आएगा, किसी भी पॉइंट पे अगर आप निकालोगे तो। ठीक है, चलो अगला केस लेते हैं बच्चों, चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। अब मैं क्या करने जा रहा हूं कि अगर स्फीयर के अंदर कोई पॉइंट रहेगा तो क्या होगा? स्फीयर के, स्फेरिकल सेल के अंदर कोई पॉइंट रहेगा, तो मान लो इस पे चार्ज है टोटल Q सरफेस पे, और इसका रेडियस है मान लीजिए R के बराबर। मैं यहाँ पे केस 2 ले रहा हूं, और जिस पॉइंट पे मुझे फील्ड निकालना है, P पॉइंट पे मुझे फील्ड निकालना है, और जो कि स्मॉल r यूनिट की दूरी पर है, इस पॉइंट पे P पे पोटेंशियल क्या होगा? यानी पॉइंट जो है, पॉइंट P कहां लाई कर रहा है बच्चों? पॉइंट P लाइज इनसाइड द सेल, इनसाइड द सेल। सेल के अंदर अगर लाई करेगा तो स्मॉल r का वैल्यू कैपिटल R से छोटा होगा। इस केस में साफ साफ दिख रहा है, स्मॉल r छोटा है कैपिटल R से। अब इस पॉइंट पे अगर पोटेंशियल निकालना है अंदर में, तो सबसे पहले जानो कि कोई भी स्फेरिकल सेल होता है जिसके सरफेस पर चार्ज होता है, उसके अंदर में फील्ड का वैल्यू बच्चों 0 होता है हर पॉइंट पे। आप ये पढ़ चुके हो, और ये चीज हम लोग प्रूफ भी कर चुके हैं गॉसेस लॉ से। तो अंदर में फील्ड 0 है। अंदर में अगर फील्ड 0 होगा बच्चों, तो सपोज करो कि सरफेस पर कोई हम पॉइंट लेते हैं, ये पॉइंट लेते हैं, इस सरफेस पर जो पोटेंशियल होगा वो क्या होगा? KQ बाय रेडियस के बराबर होगा। ठीक है, अगर हम सरफेस से अंदर आएंगे तो पोटेंशियल में कोई चेंजिंग नहीं आएगा। पोटेंशियल में चेंजिंग कब आता है बच्चों? जब हम लोग फील्ड के डायरेक्शन में या उसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, तो पोटेंशियल धीरे धीरे घटता जाता है फील्ड के डायरेक्शन में, और फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में पोटेंशियल का वैल्यू इंक्रीज करता है। और फील्ड के अगर किसी और डायरेक्शन में जा रहे हैं तो भी पोटेंशियल चेंज करेगा। लेकिन सोचो ऐसा रीजन जिसमें फील्ड हो ही नहीं, तो फील्ड नहीं होगा तो भाई पोटेंशियल चेंज नहीं करेगा। अगर हम सरफेस के अंदर आएंगे, सरफेस से अंदर की तरफ आएंगे, तो यहां जो पोटेंशियल होगा बच्चों
ये इसी सरफेस के पोटेंशियल के बराबर होगा। मतलब अंदर में जो पोटेंशियल होगा ये सरफेस के पोटेंशियल के बराबर ही होगा, क्योंकि अंदर में कोई फील्ड लाइन है नहीं, तो अंदर में फील्ड नहीं है तो पोटेंशियल चेंज ही नहीं करेगा। दैट इज इसके किसी भी पॉइंट पे अगर आप पोटेंशियल निकालोगे तो वो सेम ही आएगा। दैट इज अंदर में जो पोटेंशियल होता है बच्चों ये सरफेस के पोटेंशियल के बराबर होता है, और ये वैल्यू भी किसके बराबर होगा, KQ/R के बराबर, और ये वैल्यू हमेशा किसी भी पॉइंट पर अंदर में कांस्टेंट होगा। ठीक है, तो अंदर में जो पोटेंशियल होता है बच्चों ये कांस्टेंट होता है हर पॉइंट पे। अब एक और तरीका से भी इसको प्रूफ कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला होता है बच्चों ये -dV/dr के बराबर होता है। ठीक है, पोटेंशियल ग्रेडियंट, नेगेटिव ऑफ द पोटेंशियल ग्रेडियंट के बराबर होता है। अगर मैं ये फॉर्मूला लगाऊं तो अंदर में जो फील्ड होता है बच्चों इनका मान तो 0 होता है, तो -dV/dr का वैल्यू भी 0 होगा। ठीक है, और आपको पता होगा किसका डिफरेंशिएशन 0 होता है, जो कांस्टेंट टर्म होता है उसका डिफरेंशिएशन 0 होता है। V इक्वल टू क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, यानी अंदर में जो पोटेंशियल होगा वो हर जगह कांस्टेंट होगा, और अंदर में जो पोटेंशियल का वैल्यू होगा वो KQ/रेडियस के बराबर होगा। किसी भी पॉइंट आप किसी भी पॉइंट पे निकालो हर जगह पोटेंशियल सेम आएगा। तो हम लोगों ने क्या सीखा अभी कि कोई भी स्फेरिकल सेल रहेगा उसके बाहर कितना पोटेंशियल होगा, बाहर के किसी पॉइंट पे, या फिर उसके अंदर में कितना पोटेंशियल होगा, और इसके सरफेस पे कितना पोटेंशियल होगा। तो आइए नेक्स्ट पेज में हम लोग इसको इकट्ठा करते हैं, इस फॉर्मूला को इकट्ठा करो। तो अगर हम बाहर की बात करें V हॉट, तो ये बाहर में जो पोटेंशियल आया था बच्चों वो KQ/डिस्टेंस के बराबर था। अगर हम सरफेस में बात करें तो सरफेस पर जो पोटेंशियल आया है वो KQ/रेडियस के बराबर आया है। और अगर हम बात करें इनसाइड में, तो इनसाइड में जो पोटेंशियल आया है बच्चों वो भी KQ/R के बराबर ही आया है, और ये वैल्यू कांस्टेंट होता है। अगर हम V वर्सेस R के ग्राफ को ड्रॉ करें, ग्राफ ऑफ V वर्सेस R, यानी हम लोग क्या करने जा रहे हैं कि Y एक्सिस को हम V मान रहे हैं, Y एक्सिस को V मान रहे हैं, इसको हम लोग R मान रहे हैं, इसको हम लोग R मान रहे हैं। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर। चलो यहां सेंटर है मान लो, सपोज करो, और मान लो कि हम यहां पे एक स्फीयर बना देते हैं बच्चों। बना दूं समझने के लिए बना देता हूं। एक रफ इमेज पहले देख लो। यहां पे मैंने मान लिया ये स्फीयर है, ठीक है, और स्फीयर से यदि हम रेडियस की सरफेस की तरफ बढ़ेंगे तो ये वैल्यू लगभग, ये वैल्यू R का, यहाँ पे R का वैल्यू, स्मॉल r का वैल्यू रेडियस के बराबर हो जाएगा। तो जैसे जैसे हम अंदर में आगे की तरफ सरफेस की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन अंदर में तो बच्चों पोटेंशियल होता है कांस्टेंट, अंदर में जो पोटेंशियल होगा V इन का वैल्यू ये KQ/R के बराबर होगा। दैट इज V किसको माने हैं, Y एक्सिस को, तो इसका मतलब Y बराबर कांस्टेंट होगा। Y बराबर कांस्टेंट का ग्राफ कैसा होता है बच्चा, तो Y का मान यदि ये सेंटर पे भी पोटेंशियल इतना ही होगा, KQ/R ही होगा। तो जब R का मान 0 होगा तो कुछ ना कुछ पोटेंशियल होगा, तो मैंने मान लिया ये पोटेंशियल होगा सरफेस पे, दैट इज KQ/R। और ये वैल्यू कहां तक कांस्टेंट रहेगा बच्चों, जब तक कि स्मॉल r का वैल्यू कैपिटल R के बराबर नहीं हो जाए। जब तक हम सरफेस तक पहुंचेंगे तब तक ये पोटेंशियल सेम रहेगा। देखो यहाँ पोटेंशियल सेम, जैसे जैसे R बढ़ रहा है फिर भी पोटेंशियल सेम आ रहा है। उसके बाद सरफेस पर आएंगे तो पोटेंशियल हो गया KQ/R के बराबर, ये पोटेंशियल हो गया। उसके बाद देखो V ऑट KQ/R है, और हम लोग जान रहे हैं कि V ऑट जो है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके है, R के, डिस्टेंस के। तो इसका ग्राफ कैसा होता है बच्चों, इसका ग्राफ हाइपरबोलिक होता है, ये ग्राफ होता है। यानी ओवरऑल पोटेंशियल और R के बीच का ग्राफ कैसा होगा ये आप समझ सकते हो। तो मैं यहाँ पे इसको मिटा देता हूं, आजा आई बाहर, चलो देखो बाहर आ गई, ग्राफ भी आ गया। तो ग्राफ कैसा ड्रॉ करेंगे हम लोग, ये V हो गया, ये R हो गया, और जब R का मान 0 होगा, दैट इज सेंटर पे होगा, तो यहाँ पे पोटेंशियल कुछ ना कुछ होगा बच्चों। तो पोटेंशियल ये मान लिया मैंने VS बराबर KQ/R। सेम ग्राफ को मैं ड्रॉ करने जा रहा हूं, और यहां मान लेता हूं स्मॉल r का मान कैपिटल R के बराबर आ गया। इसका मतलब बच्चों कि यहां तक जो ग्राफ होगा ये कांस्टेंट होगा, ठीक है, यानी V इन का वैल्यू जो हो जाएगा वो कांस्टेंट होगा। और यहां से जैसे ही बाहर निकलेंगे सरफेस से तो V ऑट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R है, यानी V ऑट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R है। आई होप कि ये चीज समझ में आएगा आपको। ठीक है, ठीक है, ये ग्राफ हो गया V वर्सेस R का। चलिए आइए नेक्स्ट करते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट एक क्वेश्चन है बच्चों,
फाइंड नेट पोटेंशियल एट पॉइंट ए, बी एंड सी। मैं आपको बता दूं क्वेश्चन अधूरा है थोड़ा सा, और मैं इसमें सारा क्वेश्चन नहीं लिखा हूं बच्चों, सारा लैंग्वेज मैं आपको बता देता हूं कि इसमें 3 कंसेंट्रिक स्फेरिकल सेल है। स्फेरिकल सेल का मतलब हो गया कि अंदर से खोखला है, ठीक है, यानी कि ये हॉलो स्फेरिकल सेल है। ये पहला स्फेयर है जिसका रेडियस है a के बराबर और चार्ज दे रखा है q1। ये दूसरा स्फेयर है जिसका रेडियस है b के बराबर और चार्ज दे रखा है q2। इसके सरफेस पे, दूसरे वाले सरफेस पे q2 चार्ज है। और एक तीसरा स्फेयर है जिसका रेडियस है c के बराबर और इस पे चार्ज दे रखा है बच्चों q3, ठीक है। तो ये तीनों कंसेंट्रिक है, मतलब तीनों स्फेयर का सेंटर क्या है, सेम है, ऊपर है, ठीक है। अब ये जो पॉइंट है बच्चों, ये इस पहले वाले सरफेस पे ये पॉइंट है ए, इसको मैं फर्स्ट स्फेयर बोल देता हूं। सेकेंड स्फेयर है ये वाला, और ये इस पर एक पॉइंट दिया है बी, यहां पे भी आपको पोटेंशियल निकालना है। और थर्ड जो स्फेयर है, थर्ड स्फेयर, इस पे एक पॉइंट है सी, जिस पे आपको पोटेंशियल निकालना है। अभी मैंने आपको बताया कि स्फेरिकल सेल के कारण अंदर में जो पोटेंशियल होता है बच्चों, वो KQ बाय रेडियस के बराबर होता है, ये आपको ध्यान रखना है। और सरफेस पर भी पोटेंशियल यही होता है, सरफेस पर भी पोटेंशियल यही होता है। उसके बाद आपको अभी मैंने बताया कि V ऑड जो होता है ये KQ बाय स्मॉल r के बराबर होता है। स्मॉल r को आप डिस्टेंस बोल सकते हो, मतलब जिस पॉइंट से, जैसे ये स्फेयर है, स्फेयर का सेंटर ये है और बाहर में कोई पॉइंट P है, तो यहां पे जो पोटेंशियल होगा बच्चों बाहर में V ऑट, इसको ध्यान से समझना, K और इस पे मान लो चार्ज है Q, तो KQ बाय ये डिस्टेंस OP, ये डिस्टेंस सेंटर से डिस्टेंस लेना है जिसको हम लोग R बोलते हैं। तो इसका फॉर्मूला याद रखना है, V ऑट बराबर KQ बाय डिस्टेंस, KQ बाय डिस्टेंस, समझ में आया। तो चलो अब हम लोग क्रियाकलाप शुरू करते हैं। क्रियाकलाप मतलब इसका आंसर। आपको पॉइंट ए पर पोटेंशियल निकालना है। पॉइंट ए कहां है बच्चों, फर्स्ट स्फेयर के सरफेस पे है, ठीक है। तो चलिए आइए हम लोग पॉइंट ए पर पोटेंशियल निकालते हैं। पोटेंशियल एट पॉइंट ए, इसको मान लेते हैं VA, ठीक है। अब देखो ये जो पॉइंट ए है, यही प्रॉब्लम है, असुविधा के लिए खेद है बच्चों, खेद है, खेद। तो पोटेंशियल एट ए हम लोग निकाल रहे थे, पोटेंशियल एट ए, सॉल्यूशन देख लीजिए। तो ए पर जो पोटेंशियल होगा बच्चों, ये पहले वाले स्फीयर के कारण भी होगा, दूसरे वाले स्फीयर के कारण भी होगा और तीसरे वाले स्फीयर के कारण भी होगा। दैट इज, मैं यहां लिख देता हूं V1 पहले वाले स्फीयर के कारण पॉइंट ए पर पोटेंशियल V1 मान लेते हैं, दूसरे वाले स्फीयर के कारण पॉइंट ए पर पोटेंशियल V2 मान लेते हैं, और तीसरे वाले स्फीयर के कारण पॉइंट ए पर पोटेंशियल मैंने V3 मान लिया, ठीक है। यानी कि ए पर जो पोटेंशियल होगा बच्चों, ये इस पर जो चार्ज है इसके कारण भी होगा, दूसरे वाले पे जो चार्ज है उसके कारण भी होगा, और तीसरे वाले पर जो Q3 चार्ज है उसके कारण भी पॉइंट ए पर पोटेंशियल होगा। अब सवाल ये है कि ये जो कंसेंट्रिक हॉलो स्फेरिकल सेल है, इसमें जो पॉइंट ए है वो हर स्फेयर के रिस्पेक्ट में कहां है, इनसाइड है या आउटसाइड है या सरफेस पे है। तो यदि मैं बात करूं पॉइंट ए पहले वाले स्फेयर के रिस्पेक्ट में कहां है, तो पहले वाले स्फेयर के रिस्पेक्ट में पॉइंट ए जो है ये सरफेस पे है। तो मैं यहां पे फॉर्मूला जो लगाऊंगा पोटेंशियल का, ये सरफेस वाला लगाऊंगा पहले वाले स्फीयर के लिए, ठीक है। यही पॉइंट ए जो है ये सेकेंड वाले स्फीयर के रिस्पेक्ट में अंदर में है, तो सेकेंड वाले स्फीयर के लिए मैं V इन का फॉर्मूला लगाऊंगा। और यही जो पॉइंट ए है बच्चों, ये तीसरे वाले स्फीयर के रिस्पेक्ट में पॉइंट ए कहां है, तो तीसरे वाले स्फीयर के रिस्पेक्ट में पॉइंट ए भी अंदर में ही है, ठीक है। तो यहां पे मैंने आपको साफ साफ फॉर्मूला लिख दिया है कि V इन का वैल्यू और V एस का वैल्यू सेम होता है, केवल V और डिफरेंट होता है थोड़ा सा, ठीक है। तो चलिए पहले वाले सरफेस के रिस्पेक्ट में ये पॉइंट ए सरफेस पे है, तो सरफेस पर जो फॉर्मूला होता है बच्चों वो होता है KQ बाय रेडियस, KQ बाय रेडियस। अब देखिए पहले वाले स्फीयर के लिए चार्ज कितना है Q1 और इसका रेडियस कितना है पहले वाले स्फीयर का, तो रेडियस है a के बराबर, तो मैं r के बदले यहां पे a पुट करने वाला हूं, प्लस उसके बाद यहां पे बच्चों पॉइंट ए पर, पॉइंट ए जो है ये सेकंड वाले स्फीयर के रिस्पेक्ट में अंदर में, और सेकंड वाले स्फीयर के रिस्पेक्ट में जो पॉइंट ए अंदर पे है, तो अंदर में जो फॉर्मूला होता है बच्चों ये होता है KQ बाय रेडियस के बराबर। अब सवाल है कि पॉइंट ए पर आप किस स्फीयर के कारण पोटेंशियल निकालना चाह रहे हैं, तो सेकंड स्फीयर के कारण पॉइंट ए पर पोटेंशियल निकालना चाह रहे हैं, तो चार्ज भी सेकंड स्फीयर का लेना है और रेडियस भी सेकंड स्फीयर का लेना है। तो चार्ज सेकंड स्फीयर पे Q2 है और रेडियस जो सेकंड स्फीयर का है बच्चों ये B के बराबर है, तो ये KQ2 बाय B हो जाएगा।
उसी तरह पॉइंट ए, ये जो तीसरा स्फीयर है इसके रिस्पेक्ट में कहां है पॉइंट ए, तो पॉइंट ए तीसरे वाले स्फीयर के रिस्पेक्ट में भी अंदर में ही है, तो इसके लिए भी फॉर्मूला वही लगेगा के क्यू बाई रेडियस। तो भाई तीसरा वाले स्फीयर पे चार्ज कितना है Q3 और रेडियस कितने के बराबर है, रेडियस c के बराबर है, तो के Q3 बाई सी हो जाएगा। दैट इज आपका फाइनल आंसर हो जाएगा के इंटू Q1 बाई ए प्लस Q2 बाई बी प्लस Q3 बाई सी के बराबर। दिस इज द पोटेंशियल एट पॉइंट ए। सेम वे में आप पोटेंशियल एट बी भी निकाल सकते हैं। ये पहला मैंने इसको पार्ट कर दिया, दूसरा पार्ट में ये वी बी निकालने जा रहा हूं, बी बी नहीं निकालने जा रहा हूं, वी बी निकालने जा रहा हूं, ठीक है, पोटेंशियल एट बी। तो पोटेंशियल एट बी निकालोगे तो बी पॉइंट पर भी पोटेंशियल बच्चों तीनों स्फीयर के कारण होगा। पहले वाले स्फीयर के कारण मैं V1 मान लेता हूं, दूसरे वाले स्फीयर के कारण V2 मान लेता हूं और तीसरे वाले स्फीयर के कारण पॉइंट V पर पोटेंशियल V3 मान लेता हूं। क्लियर है ये चीज? अब देखो जरा, V1 पहला वाला स्फीयर के रिस्पेक्ट में पॉइंट बी कहां पे है बच्चों, तो ये बाहर में है, बाहर में पॉइंट बी कहां है, बाहर में। इसके लिए आउटसाइड वाला फॉर्मूला लगेगा। दूसरे वाले स्फीयर के रिस्पेक्ट में पॉइंट बी कहां पे है, तो दूसरे वाले स्फीयर के रिस्पेक्ट में पॉइंट बी सरफेस पे है, तो यहां पे सरफेस का फॉर्मूला लगेगा, सरफेस। उसके बाद थर्ड स्फीयर के रिस्पेक्ट में ये पॉइंट बी कहां है, तो अंदर में है, तो ये अंदर में इनसाइड वाला फॉर्मूला, यानी पहले के लिए आउट, दूसरे के लिए सरफेस, तीसरे के लिए इन। चलो बाहर में जो पहले वाले स्फीयर के कारण पॉइंट बी बाहर में है, तो बाहर में है तो ये डिस्टेंस निकालना होगा, ये स्मॉल आर कितना होगा, सेंटर से पॉइंट बी का डिस्टेंस, तो ये जो स्मॉल आर होगा बच्चों ये इसके रेडियस के बराबर होगा, दूसरे वाले स्फीयर के रेडियस के बराबर। तो यहां पे जो फॉर्मूला लगाऊंगा पॉट के लिए के Q1 बाय, इस पर पहले वाले स्फीयर पे चार्ज है Q1 बाय डिस्टेंस, डिस्टेंस इसका कितना है सेंटर से पॉइंट बी का, तो ये डिस्टेंस है और डिस्टेंस कितने के बराबर है, बी के बराबर, तो के Q1 बाय बी हो जाएगा। प्लस सेकेंड वाले स्फीयर के रिस्पेक्ट में पॉइंट बी कहां है, सरफेस पे है, तो सरफेस वाला फॉर्मूला लगा दो के Q2 बाय रेडियस, रेडियस सेकेंड वाला का बी है। उसी तरह थर्ड वाले स्फीयर के रिस्पेक्ट में ये पॉइंट बी अंदर में है, अंदर में भी फॉर्मूला वही होता है बच्चों, के क्यू के बदले Q3 डालेंगे क्योंकि तीसरा स्फीयर है, तीसरा स्फीयर पे चार्ज है Q3 और इसका तीसरे वाले का रेडियस कितना है, सी के बराबर, तो ये आंसर हो जाएगा पॉइंट बी पे पोटेंशियल, ठीक है। और तीसरा पार्ट क्या है बच्चों, तीसरे पार्ट से वीसी, पॉइंट सी पे पोटेंशियल निकालना है बच्चों, पॉइंट सी पे पोटेंशियल निकालना है, पहले वाले के रिस्पेक्ट में V1 मान लेते हैं, दूसरे वाले के लिए V2 और तीसरे वाले स्फीयर के कारण पोटेंशियल जो है V3 है। तो पॉइंट सी जो है ये पहले वाले स्फीयर के रिस्पेक्ट में बाहर में है, पहले वाले स्फीयर के रिस्पेक्ट में बाहर में है, तो इसके लिए आउट का फॉर्मूला लगेगा, आउट, हाउस दैट। और ये पॉइंट सी दूसरे वाले स्फीयर के रिस्पेक्ट में भी पॉइंट बी सी जो है ये आउटसाइड है, तो इसके लिए भी आउटसाइड वाला फॉर्मूला लगेगा। और तीसरे स्फीयर के रिस्पेक्ट में पॉइंट सी कहां है, सरफेस पे है, तो तीसरे वाले स्फीयर के रिस्पेक्ट के लिए सरफेस का फॉर्मूला लगेगा। अब बच्चों यदि मैं ये सारा फॉर्मूला अप्लाई कर दूं तो पोटेंशियल एट सी मिल जाएगा। बच्चों ये क्वेश्चन इस तरह का जेई में आ चुका है, ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन वीसी। तो V1 पहले वाले स्फीयर के लिए बाहर का फॉर्मूला लगाओ, बाहर का फॉर्मूला क्या होता है, के Q1 बाय डिस्टेंस, के क्यू बाय डिस्टेंस, यानी पहले वाले स्फीयर के सेंटर से कितनी यूनिट की दूरी पर है, पॉइंट सी, तो ये रेडियस के बराबर होगा, तीसरे वाले स्फीयर के रेडियस के बराबर, दैट इज सी। दूसरे वाले के लिए भी आउटसाइड लगाओगे तो ये हो जाएगा के Q2 बाई सी, और तीसरे वाले के लिए जो लगाओगे सरफेस पे तो ये भी हो जाएगा के क्यू बाई रेडियस, तीसरे वाले के लिए भी सी हो जाएगा, दैट इज पोटेंशियल एट सी हो जाएगा। थर्ड नंबर मैंने यहां लिख चुका है, वीसी बराबर हो जाएगा के बाई सी इंटू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, ठीक है। तो ये बच्चों ऐसे निकाल सकते हैं हम लोग पॉइंट ए, बी और सी पर पोटेंशियल कितना आएगा और किस तरह हम लोग फाइंड करेंगे। आई होप कि आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक क्या है बच्चों, ये देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है चंद जी, अच्छा ये है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फेरिकल चार्ज। अभी हम लोगों ने पढ़ा कि हॉलो स्फेरिकल चार्ज के कारण कितना पोटेंशियल होता है। अब पढ़ेंगे सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर रहेगा बच्चों, यानी कि इस बार जो चार्ज रहेगा वो पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा, उसके कारण हम लोग पोटेंशियल कैसे निकालेंगे साहब, कैसे रे कैसे, देख मैं ही बताता रे कैसे। सबसे पहले बाहर में अगर पॉइंट रहेगा बच्चों तो पोटेंशियल क्या आएगा, ये है स्फेरिकल कंडक्टर और इसके अंदर है ये सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है बच्चों, सॉरी, इसके अंदर है चार्ज, बहुत सारा चार्ज,
कसमें वादे क्यों, तू है तो मैं सीने पे लिख लूं। बहुत मजा आ रहा है मुझे, बहुत मजा आ रहा है ऐसे ही करने में। ये आप इसे स्किप भी कर सकते हो। चलो, ये स्फेरिकल चार्ज है जिसके अंदर में चार्ज टोटल है मान लीजिए Q, और इसका रेडियस जो है बच्चों, ये रेडियस आर के बराबर है, आर के बराबर, ठीक है। अच्छा, इसके बाहर में कोई पॉइंट है P जो कि सेंटर से r यूनिट की दूरी पर है, r यूनिट की दूरी पर, ये दूरी है r, स्मॉल r के बराबर, ठीक है। अब बच्चों सबसे पहले पहला केस मैं ले रहा हूं, केस फर्स्ट। पॉइंट P lies outside the स्फीयर के बाहर है पॉइंट P, और हमें यहां पे निकालना है पोटेंशियल कितना आएगा। तो बच्चों पोटेंशियल का डेफिनेशन जानते हो, इसको R से कहां तक ले जाना पड़ेगा, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इनफाइनाइट तक ले जाना पड़ेगा, उसमें जितना इलेक्ट्रिक फोर्स वर्क करेगा उसे पोटेंशियल कहा जाता है पॉइंट P पे। कितनी बार ये कि स्टोरी में दोहराऊं। तो यहां पे बच्चों अगर मैं फील्ड की बात करूं, बाहर में जो फील्ड होता है, अब नहीं बोर्ड ऑफ होगा बच्चों, सॉरी। अच्छा, यहां पे बाहर में जो फील्ड होता है बच्चों, ये होता है KQ बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। तो सॉलिड नॉन कंडक्टिंग या स्फेरिकल चार्ज के कारण बाहर में जो पॉइंट होगा उस पर फील्ड होता है KQ बाय स्क्वायर। ये जानते हो आप, ये जानते हो। अब मैं यहां से यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इस r डिस्टेंस से, फाइनाइट डिस्टेंस से इनफाइनाइट डिस्टेंस तक ले जाऊंगा, तो इसमें जितना इलेक्ट्रिक फोर्स के द्वारा वर्क डन होगा, दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल एट पॉइंट P। अब बच्चों यहां पे मैं पोटेंशियल का एक फॉर्मूला लगाने जा रहा हूं, EDR। E डॉट डी आर क्यों लगाया ना मैंने, इससे पहले मैंने बताया था E और DR के बीच का एंगल 0 डिग्री होता है बच्चों, इसलिए EDR डायरेक्ट लिख दिया। अब इसको इंटीग्रेट कहां से कहां तक करूं, R से इनफाइनाइट तक। इससे पहले वाले केस में भी हम लोग कर चुके हैं, इसलिए इतना डिस्कशन करने वाले नहीं हैं। तो बच्चों ई का मान डालो रे, ई का मान डालो रे, KQ बाई R स्क्वायर dr। तो चलो पोटेंशियल का फॉर्मूला हो जाएगा बच्चों, KQ तो बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन होगा R से इनफाइनाइट तक। किसका इंटीग्रेशन होगा सर, 1/r स्क्वायर का dr। और बच्चों इसको सॉल्व किया था हम लोगों ने, इतना टाइम नहीं दूंगा मैं, KQ बाई R के बराबर आएगा। यानी बाहर में जो पोटेंशियल होता है बच्चों, ये सेम होता है जो हॉलो कंडक्टिंग या नॉन कंडक्टिंग स्फेरिकल चार्ज के कारण जो पोटेंशियल आया, वही सॉलिड कंडक्टिंग स्फेरिकल चार्ज के कारण भी बाहर में सेम पोटेंशियल होता है। एट द सरफेस की बात करें, एट द सरफेस ऑफ स्फीयर के सरफेस पर पोटेंशियल कितना होगा। तो बच्चों अगर मैं एक स्फीयर बनाऊं और मान लो इसके अंदर पूरा चार्ज भरा हुआ है, ठीक है, प्लस इस पे चार्ज है Q, और मैं पॉइंट P को यहां से उठा के, अगर पॉइंट P यहां रहता बच्चों तो ये दूरी होता R, स्मॉल r के बराबर। अगर मैं पॉइंट P को उठा करके इसके सरफेस पे ले आऊं, चल रे सरफेस पे चल, ये पॉइंट P सरफेस पे आ गया, तो स्मॉल r का जो वैल्यू होगा बच्चों, ये कैपिटल R के बराबर हो जाएगा। दैट इज एट द सरफेस ऑफ स्फीयर स्मॉल r का वैल्यू कैपिटल R के बराबर हो जाएगा। और इसी फॉर्मूला में वी आउट वाला फॉर्मूला में अगर स्मॉल r का मान कैपिटल R रख दूं, तो ये सरफेस पर जितना पोटेंशियल होगा वो निकलेगा रे, KQ बाई रेडियस। सेम आया जैसे हॉलो कंडक्टिंग या नॉन कंडक्टिंग स्फेरिकल चार्ज के कारण सरफेस पर पोटेंशियल होता है, सेम सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फेरिकल चार्ज के कारण भी सरफेस पर वही पोटेंशियल होता है, VS बराबर KQ बाई R। अब बात करते हैं अंदर की, फ्रंट लाइन सुने होगे रूपा, फ्रंट लाइन ये अंदर की बात है। अब हम लोग अंदर की बात करने वाले हैं। चलो अंदर की बात करें। अंदर की केस 2 है बच्चों, जब पॉइंट P अंदर में रहेगा तो क्या होगा, पॉइंट P जो है बच्चों, पॉइंट P लाइज इनसाइड द स्फीयर। क्या इस बार भी अंदर में पोटेंशियल कांस्टेंट होगा? ना रे बाबा ना, इसमें अंदर में फील्ड होगा रे, क्योंकि अंदर में चार्ज है बच्चों। क्या है सर? चार्ज है, चार्ज है अंदर, तो अंदर में पोटेंशियल 0 नहीं होगा, ठीक है। सपोज करो ये इसका सेंटर है और इसका रेडियस बच्चों दे रखा है R के बराबर, कैपिटल R के बराबर है रे, कैपिटल R के बराबर। उसके बाद इसके अंदर पूरा चार्ज भरा हुआ है बच्चों, इसके अंदर पूरा चार्ज भरा हुआ है। क्या तुम्हें पता है ऐ गुलशन,
तो बच्चों इसके अंदर पूरा चार्ज भरा हुआ है और मुझे ये चार्ज बनाने में बहुत मजा आ रहा है। मेरे दिल पर आने वाले हैं कलियान बिछाना। यहाँ देखो बच्चों, ये पॉइंट O है और ये है सेंटर, ठीक है। और यहाँ पे बच्चों एक पॉइंट है अंदर में, एक पॉइंट अंदर में है, यहाँ पे P पॉइंट है और ये दूरी यहां से दे रखा है R के बराबर और इसका रेडियस कितना है, कैपिटल R के बराबर। इसके अंदर टोटल चार्ज है Q। क्यू रे क्यू। चलो अब मैं क्या करता हूं बच्चों, ये इसको अंदर वाला पॉइंट मान लेता हूं P, जहां पे पोटेंशियल निकालना है। एक पॉइंट सरफेस पे मैं मान लेता हूं S मान लेता हूं, ठीक है। और मान लो यहां पे पोटेंशियल है VS और जो अंदर में पोटेंशियल है VP, इसको मैं V इन मान लेता हूं। V इन रे, अंदर में कितना पोटेंशियल होगा इस पॉइंट पे, ये निकालना है बच्चों। अंदर में इस बार फील्ड होगा, आपको पता होगा कि इसके अंदर में यानी कि इस P पॉइंट पर जो फील्ड होगा बच्चों, EP इनसाइड, इनसाइड बताओ जरा, सॉलिड कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग स्फेरिकल चार्ज के कारण अंदर में जो फील्ड होता है बच्चों, ये होता है KQR बाई RQ, KQR बाई रेडियस का Q, ये होता है। अगर मैं इस दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालूं VP माइनस VS, अगर मैं ये निकालूं तो कितना आएगा, ये निकाल के मैं यहां बता देता हूं बच्चों, VP माइनस VS, ये आएगा बच्चों वही फॉर्मूला EDR, वही फॉर्मूला EDR पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला। और इसमें इंटीग्रेशन जो होगा बच्चों, उसका लिमिट क्या होगा, देखो P पॉइंट से अगर S पॉइंट तक हम जाएंगे तो P पॉइंट पर जब है तो सेंटर से डिस्टेंस होगा स्मॉल r, और जब हम S सरफेस पर चले जाएंगे तो सेंटर से यहां डिस्टेंस हो जाएगा, ये रेडियस के बराबर हो जाएगा। ये किसके बराबर हो जाएगा, रेडियस के बराबर। तो स्मॉल r से कैपिटल R तक इसको इंटीग्रेट कर दो। अब मैं VP को V इन लिख सकता हूं क्योंकि P पॉइंट पे पोटेंशियल मैंने V इन मान लिया है। V इन माइनस VS इज इक्वल टू, अब E का फॉर्मूला क्या रखोगे बच्चों, तो अंदर में फील्ड कितना होता है, अंदर में फील्ड होता है KQR बाय RQ, तो मैंने लिख दिया KQR बाय RQ। अब कितना बच्चा बोल रहा होगा सर आप माइनस साइन यहाँ छोड़ रहे हैं, माइनस साइन छोड़ रहे हैं बच्चों, माइनस साइन नहीं छोड़ रहे हैं। जब हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला लगाते हैं तो आगे वाले पॉइंट के पोटेंशियल में से पीछे वाले पॉइंट के पोटेंशियल को घटाते हैं और इसको हम लोग लिखते हैं माइनस E डॉट DR, E डॉट DR। तो अगर मैं माइनस इधर भेज दूं तो ये हो जाएगा VP माइनस VS रे, और ये पॉजिटिव E डॉट DR, ठीक है, ठीक है, सबको पता होगा। चलो तो ये फॉर्मूला सही है बच्चों, गलत नहीं है। V इन निकालना है आपको, तो सबसे पहले इसको सॉल्व किया जाए। KQ, ओहो ये क्या लिखा मैंने, ये रेडियस का क्यूब होगा बच्चों यहाँ पे, तो KQ बाय रेडियस का क्यूब जो होगा बच्चों, ये आ जाएगा बाहर। तो V इन माइनस VS का वैल्यू क्या मिलेगा आपको, KQ बाय RQ आ गया बाहर, अंदर में बचा स्मॉल r, स्मॉल r का इंटीग्रेशन यहाँ पे dr डाल दो बच्चों, dr भी छूट रहा था, dr क्या क्या छड़ रहे हैं सर, बाद में लिखते हैं आप। r का इंटीग्रेशन हो जाएगा बच्चों r स्क्वायर बाय 2, r स्क्वायर बाय 2, r स्क्वायर बाय 2, और इसका इंटीग्रेशन होगा स्मॉल r से कैपिटल R की तरफ। तो ये हो जाएगा बच्चों KQ बाय 2r क्यूब, मैं इधर कर लेता हूँ 2r क्यूब, और ये स्मॉल r के बदले कैपिटल R रखोगे तो r स्क्वायर हो जाएगा, माइनस स्मॉल r के बदले स्मॉल r ही रखोगे तो r स्क्वायर हो जाएगा। तेरी मर्जी तेरी मर्जी। V इन बराबर क्या होगा बच्चों, अगर मैं VS को उधर लेके चला जाऊं तो ये हो जाएगा प्लस VS, तो V इन बराबर ये बना KQ बाय 2r क्यूब इंटू r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर प्लस VS। अब VS का मतलब होता है सरफेस पर पोटेंशियल, सरफेस पर पोटेंशियल कितना रे, सरफेस पर पोटेंशियल होता है KQ बाय रेडियस के बराबर, KQ बाय रेडियस के बराबर। तो मैं यहाँ पे जब V इन निकालूंगा तो यहाँ पे KQ बाय 2r क्यूब तो है, KQ बाय 2r क्यूब इंटू स्मॉल r स्क्वायर माइनस कैपिटल R स्क्वायर तो है, बिल्कुल है सर, और VS के बदले मैं लिखने जा रहा हूं KQ बाय R। सरफेस पर जो पोटेंशियल होता है बच्चों वो KQ बाय रेडियस के बराबर होता है। तो मैं यहाँ पे क्या करने जा रहा हूं, 2r क्यूब यहां लाना है, तो मैं एक काम करता हूं कि इसको r स्क्वायर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूं, r स्क्वायर से हट जा रही, r स्क्वायर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करूंगा तो ये r क्यूब हो जाएगा बच्चों। क्यों ऐसा कर रहा हूं, यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 डाल देता हूँ, यहाँ भी 2 डाल देता हूँ, कोई फर्क पड़ेगा क्या, ये भी KQ बाय R ही है, ये भी KQ बाय R ही है, ढंग से देखो। तो KQ बाय 2r क्यूब मैंने कॉमन ले लिया, KQ बाय 2r क्यूब मैंने कॉमन ले लिया, इसमें बचा बच्चों r स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर, इसमें बचेगा बच्चों प्लस 2r स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे अंदर में जो पोटेंशियल होगा बच्चों ये हो जाएगा KQ बाय 2r क्यूब इंटू 3r स्क्वायर यानी रेडियस का स्क्वायर माइनस स्मॉल r का स्क्वायर, ये अंदर में पोटेंशियल होता है बच्चों,
ठीक है। और ये जो अंदर में पोटेंशियल होता है ये कांस्टेंट नहीं होता रे बच्चा, कांस्टेंट नहीं है, नॉट कांस्टेंट, नॉट इक्वल टू कांस्टेंट। अच्छा, अगर हम बात करें एट द सेंटर ऑफ स्फीयर, स्फीयर के सेंटर पे कितना पोटेंशियल होगा बच्चों। अगर मैं इस पॉइंट को यहां मान लू सेंटर पे है, तो ये स्मॉल आर का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 के बराबर, यानी सेंटर पे स्मॉल आर का वैल्यू 0 हो जाएगा। अब मैं स्मॉल आर का वैल्यू 0 कर दूं यहां पे, तो बच्चों सेंटर पे पोटेंशियल कितना आएगा, के क्यू बाय 2 आर क्यूब इंटू 3 आर स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि ये 0 हो गया। अब यहां पे एक आर बच जाएगा, ये हो जाएगा सेंटर पे पोटेंशियल हो जाएगा बच्चों 3/2 के क्यू बाय आर, 3/2 के क्यू बाय, या 3 के क्यू बाय 2 आर आप बोल सकते हो। और सेंटर पे पोटेंशियल होता है बच्चों मैक्सिमम। इसका मतलब है कि इनफाइनाइट से सेंटर तक कोई यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लाने में बहुत ज्यादा वर्क करना पड़ेगा, मैक्सिमम वर्क करना पड़ेगा बच्चों, ठीक है। आप चाहो तो इसे लिख लो, मैं आगे ग्राफ ड्रॉ करने वाला हूं बच्चों। ग्राफ, इसका भी ग्राफ है। चलो, तो ग्राफ है, क्या है, ग्राफ P वर्सेस R। ये किसके लिए कर रहे हैं, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फेरिकल चार्ज के लिए। अभी सूत्रों से पता चला है कि अंदर में जो फील्ड होता है ये होता है KQ बाई 2R क्यूब इंटू 3R स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर। बच्चों अंदर में जो पोटेंशियल है इसमें KQ और रेडियस कांस्टेंट है, तो आप साफ साफ देख सकते हो कि V इन का जो वैल्यू है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस r स्क्वायर है। और इस तरह का ग्राफ यदि आता है y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस x स्क्वायर, अगर मैं V को y मान लू, r को x मान लू, तो ये जो ग्राफ आता है बच्चों ये पैराबोलिक आता है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं सरफेस पे कितना होता है, तो सरफेस पे KQ बाय रेडियस के बराबर होता है, और बाहर में जो पोटेंशियल होता है बच्चों ये होता है KQ बाय R के बराबर, यानी बाहर में जो पोटेंशियल होता है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R होता है। इसका मतलब अंदर के लिए ग्राफ कुछ और होगा, बाहर के लिए ग्राफ कुछ और होगा। अंदर कुछ और चल रहा है, बाहर कुछ और चल रहा है, जैसे आपके मन में भी चलता है। ये देखो, ये मैंने माना y एक्सिस और ये मैंने माना x एक्सिस, इसको मैंने माना v, इसको मैंने माना r, ठीक है। अगर मान लो यहां सेंटर मान लेते हैं स्फीयर का सेंटर, यानी कि वो मान लेते हैं, तो बच्चों सेंटर पे जो पोटेंशियल होता है, सेंटर पे vc का वैल्यू जो होता है, जहां पे r 0 होगा वहां पे vc का वैल्यू क्या हो जाएगा, vc का वैल्यू हो जाएगा, अभी हम लोगों ने निकाला था, सेंटर पे पोटेंशियल होता है 3/2 KQ बाय R के बराबर। R को मैंने x एक्सिस माना है तो x बराबर 0 होगा, इसको मैंने y एक्सिस माना है तो ये y बराबर होगा। तो x बराबर 0 पे y का कुछ मान है, y का कितना मान है 3/2 KQ बाय R। तो इस x बराबर 0 पे y का कुछ ना कुछ मान है, तो मैं यहां पे लिख देता हूं कि ये सेंटर पे जो पोटेंशियल है ये 3/2 KQ बाय रेडियस के बराबर है। और यहां सपोज करो कि ये स्मॉल r का मान कैपिटल R के बराबर आ जाता है। अब अंदर में जो पोटेंशियल है बच्चों, ये ग्राफ कैसा होगा, y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस x स्क्वायर, तो ये पैराबोलिक होगा और ओपन डाउनवर्ड होगा, पैराबोलिक एंड ओपन डाउनवर्ड। ये कब तक होगा, तो सरफेस तक। सरफेस पर जब हम आएंगे स्मॉल r बराबर कैपिटल R, तो यहां भी कुछ ना कुछ पोटेंशियल होगा। जब x का मान ये होगा तो y का मान कुछ होगा, और y का मान मतलब क्या, सरफेस पर कितना पोटेंशियल है, तो सरफेस पर पोटेंशियल होता है KQ बाय रेडियस के बराबर। तो यहां तक जो बच्चों ग्राफ आएगा ये पैराबोलिक आएगा, ये पैराबोलिक है, थोड़ा सा ये पैराबोलिक आएगा, ठीक है। v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस r स्क्वायर है, और ये ग्राफ कैसा है बच्चों, पैराबोलिक ग्राफ है, ओपन डाउनवर्ड है इस तरह। और उसके बाद जो ग्राफ आएगा बच्चों ये v इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r के, v आउट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r का ग्राफ कैसा होता है बच्चों, हाइपरबोलिक। ये ग्राफ कैसा है, हाइपरबोलिक, हाइपर हो जा रहे हाइपर, ठीक है। तो ये ग्राफ आता है बच्चों सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फेरिकल चार्ज के कारण जो पोटेंशियल होता है बाहर में, अंदर में और सरफेस पे, इसके कारण ये ग्राफ आता है। चलिए आइए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, क्वेश्चंस बेस्ड ऑन ग्राउंडिंग ऑफ एनी कंसेंट्रिक स्फीयर। सबसे पहले तो ये जान लो बच्चों कि कोई भी अगर स्फीयर को या कोई भी कंडक्टर को अगर आप ग्राउंडिंग करते हो, ग्राउंडिंग करने मतलब इसको अर्थन कर दो, अर्थेड कर दो मतलब इससे एक वायर लो और अर्थ में कनेक्ट कर दो, ठीक है। इसको बोलते हैं हम लोग अर्थेड या ग्राउंडिंग बोलते हैं बच्चों। ग्राउंड से कनेक्ट कर दो वायर से किसी स्फीयर को। जब भी ग्राउंडिंग की बात होगी बच्चों तो
इस सरफेस, इस कंडक्टर के सरफेस पर जो पोटेंशियल होगा ये जीरो हो जाएगा। आपने लास्ट क्लास में ही पढ़ा होगा 10th में ही कि अर्थ का पोटेंशियल जीरो माना जाता है। और अगर किसी चीज को मैं अर्थित कर दूं, कंडक्टर को वायर लगा के सीधा अर्थ में कनेक्ट कर दूं, तो इसका पोटेंशियल हो जाएगा जीरो, यानी अर्थ के पोटेंशियल के बराबर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इसके लिए कुछ कंडीशन है बच्चों कि जैसे ही हम लोग कोई कंडक्टर को ग्राउंड करते हैं तो या तो अर्थ में से इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है बॉडी में, या फिर बॉडी में से इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है अर्थ में। यानी दोनों केस हो सकता है, यहां पे बॉडी में भी इलेक्ट्रॉन जा सकता है और इलेक्ट्रॉन बॉडी में से अर्थ में भी जा सकता है, लेकिन ये डिपेंड करता है किस तरह का कंडीशन दिया हुआ है। ठीक है, तो ग्राउंडिंग के केस में क्या होता है बच्चों कि जब भी हम लोग किसी स्फीयर को ग्राउंड करेंगे, ठीक है, कंसेंट्रिक स्फीयर हो चाहे एक ही स्फीयर हो, तो कुछ चार्ज मान लेंगे कि अर्थ में से फ्लो किया, किसमें, स्फीयर में। तो मान लो क्यू डैश फ्लो किया चार्ज, कहां से कहां, अर्थ से बॉडी में फ्लो किया, अर्थ से बॉडी में फ्लो किया, ऐसा मान लो, जो बोल रहा हूं मान लो। तो स्टेप्स बता रहा हूं मैं आपको इसको सॉल्व करने का, ग्राउंडिंग वाले क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करोगे। इसका पहला स्टेप है बच्चों, सबसे पहले कि आप फ्लो करवा दीजिए चार्ज, फ्लो द चार्ज Q dash from अर्थ टू द बॉडी। अब आपके मन में क्वेश्चन होगा सर, आप तो बोले दोनों चीज हो सकता है, Q डैश चार्ज अर्थ से बॉडी में भी जा सकता है, बॉडी से अर्थ में भी जा सकता है। तो ये आपको Q डैश के साइन से पता चल जाएगा, चिन्ह से। अभी आगे देखो स्टेप, तब सारा चीज समझ में आएगा। जिसको ग्राउंडेड किया जाएगा, जो स्फीयर, मान लो यहाँ दो स्फीयर है, एक स्फीयर इसके अंदर भी है, कंसेंट्रिक स्फीयर है, इस पे भी मान लीजिए कुछ चार्ज है Q1 सपोज करो। तो अगर इसको ग्राउंडिंग करेंगे हम लोग, तो किस स्फीयर को ग्राउंड किया हम लोग, बड़े वाले स्फीयर को, तो बड़े वाले स्फीयर के सरफेस पर पोटेंशियल हो जाएगा जीरो के बराबर, और जिसको ग्राउंडेड किए हो उसी में चार्ज को फ्लो करवाना है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे कि कैलकुलेट द नेट पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ spherical cell which is grounded, जिसको ग्राउंड किया गया है उसके सरफेस पे हम लोग पोटेंशियल पहले निकालेंगे, which is grounded due to, किसके कारण, ड्यू टू ऑल चार्जेज, सारे चार्ज के कारण। एक स्फीयर हो, दो स्फीयर हो, तीन स्फीयर हो, इससे मतलब नहीं है, सारे स्फीयर पे जो चार्ज होगा उस सारे स्फीयर के चार्ज के कारण इस ग्राउंडेड वाले स्फीयर पे हम लोग पोटेंशियल निकालेंगे। ठीक है, ड्यू टू ऑल चार्जेस इंक्लूडिंग Q डैश, Q डैश को भी इंक्लूड करना है। इसका मतलब हुआ अर्थ से जो चार्ज फ्लो किया है बॉडी में, उस चार्ज के कारण भी यहां पे पोटेंशियल निकलेगा। ठीक है, अब ये पोटेंशियल निकाल दिया, अब क्या करें सर, क्या करें, थर्ड स्टेप है। अब चूंकि जिसको ग्राउंड किया उसका पोटेंशियल क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो ये जो नेट पोटेंशियल आप निकाले हो, इक्वेट द, या आप ऐसे लिख सकते हो कि राइट द नेट पोटेंशियल इक्वल टू जीरो, पोटेंशियल इक्वल टू जीरो। ठीक है, आप नेट पोटेंशियल को जीरो के बराबर कर दें एंड फाइंड Q डैश, अब उसके बाद आपको Q डैश का वैल्यू निकाल लेना है। एक क्वेश्चन से सारा चीज क्लियर हो जाएगा बच्चों, पहले स्टेप देख लेते हैं, एक क्वेश्चन से सारा चीज क्लियर हो जाएगा। उसके बाद अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन था कि सर अर्थ में से बॉडी में चार्ज फ्लो किया है या बॉडी में से अर्थ में चार्ज फ्लो किया है। तो यदि आपको Q डैश हम क्या माने हैं कि अर्थ से बॉडी में चार्ज फ्लो किया है, तो Q डैश का दो वैल्यू आ सकता है बच्चों, एक वैल्यू आ सकता है या तो प्लस हो सकता है या माइनस आ सकता है। तो मान लो Q डैश का वैल्यू आपको नेगेटिव आया, Q डैश का वैल्यू नेगेटिव आया, तो नेगेटिव चार्ज किस पे आता है बच्चों, जो चार्ज गेन करता है, जो चार्ज गेन करेगा। इसका मतलब Q डैश का वैल्यू अगर नेगेटिव आया तो इसका मतलब अर्थ से बॉडी में चार्ज फ्लो हुआ है, यानी बॉडी इलेक्ट्रॉन को गेन किया है फ्रॉम द अर्थ। अगर Q डैश का वैल्यू आपको पॉजिटिव आया सॉल्व करके, इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज किस पे आता है, जो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिससे इलेक्ट्रॉन लॉस होता है। इसका मतलब है कि बॉडी से इलेक्ट्रॉन फ्लो किया है अर्थ में। तो Q डैश का साइन आपको बता देगा कि अर्थ में से बॉडी में इलेक्ट्रॉन फ्लो किया है या बॉडी में से अर्थ में इलेक्ट्रॉन फ्लो किया है। तो इफ Q डैश बिकम्स, अगर Q डैश आता है आपको पॉजिटिव, इट मीन्स
चार्ज फ्लोज फ्रॉम बॉडी टू अर्थ। इसका मतलब है कि बॉडी जो है इलेक्ट्रॉन को लॉस किया है, इसीलिए तो पॉजिटिव चार्ज है। इलेक्ट्रॉन लॉस कहां किया? अर्थ में किया। और अगर q डैश का वैल्यू बिकम्स नेगेटिव, इट मीन्स दैट चार्ज फ्लोज टू द बॉडी फ्रॉम अर्थ। आई होप कि ये मीनिंग आपको समझ में आया होगा। इस चारों स्टेप्स का यूज हम लोग एक दो क्वेश्चंस में करते हैं एटलीस्ट, देखते हैं क्या होता है आगे। ठीक है, देखो, चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। देखिए क्वेश्चन क्या है बच्चों, क्वेश्चन क्या मीनिंग समझ लो जरा। मैंने सारा लैंग्वेज नहीं लिखा है क्वेश्चन में। ठीक है, सबसे पहले ये जानो कि इसमें दो कंसेंट्रिक स्फीयर है। ये पहला वाला स्फीयर है, ये एक छोटा है, एक बड़ा है, छुटकू और बड़कू, और ये सेंटर है। ठीक है, और इसका रेडियस है a के बराबर, इसका रेडियस है b के बराबर। क्लियर है? और मैंने अंदर वाले स्फीयर पे चार्ज दिया है q। ये सब क्वेश्चन में दिया हुआ है। अंदर वाले स्फीयर पे, छोटे वाले स्फीयर पे चार्ज मैंने दिया है q। तो आपसे पूछ रहा है क्या, फाइंड द अमाउंट ऑफ चार्ज दैट हैज फ्लोन ऑन ग्राउंडिंग। दूसरे वाले स्फीयर को बच्चों ग्राउंडेड कर दिया गया है। ग्राउंडेड का सिग्नल यही होता है, सिंबल। ठीक है, इसको ग्राउंडेड किया गया है। किसको? दूसरे वाले स्फीयर को ग्राउंडेड किया गया है। आपसे पूछ रहा है कि चार्ज कितना फ्लो किया। अब ये क्वेश्चन में ये नहीं दिया है कि चार्ज कहां फ्लो किया, आपको निकालना है कि चार्ज अर्थ में से बॉडी में गया है या बॉडी में से अर्थ में आया है। और सपोज करो ये चार्ज क्यू जो है, इसका साइन है पॉजिटिव। ठीक है, सबसे पहले काम क्या है, सबसे पहला स्टेप देखो बच्चों, पहला स्टेप क्या है कि सबसे पहले आप चार्ज को फ्लो करवाइए। कहां? अर्थ से बॉडी में चार्ज फ्लो कराओ, और इसको क्या मान लो? क्यू डैश। तो मैं यहाँ पे और पीछे चला गया, आगे चल लागी, यूं ही चल रहा ही। देखो जरा यहाँ पे, इसमें मैं मान लेता हूं कि ये सॉल्यूशन मैं व्हाइट कलर से कर रहा हूं बच्चों, ध्यान से देखना। सपोज करो कि अर्थ से चार्ज फ्लो किया क्यू डैश, और ये इस बॉडी पे आ गया क्यू डैश चार्ज। ठीक है, अब दूसरा स्फीयर पे पोटेंशियल का वैल्यू निकालो। किस पे? दूसरे स्फीयर पे। तो सपोज करो ये स्फीयर पहला, ये स्फीयर दूसरा है। मुझे दूसरे स्फीयर के सरफेस पर पोटेंशियल निकालना है। ठीक है, दूसरा स्टेप यही है कि सारे चार्ज के कारण जिसको ग्राउंड किया गया है, जिस स्फीयर को ग्राउंड किया गया है, उस स्फीयर के सरफेस पे आप सभी चार्ज के कारण पोटेंशियल निकालिए। तो मैं यहां पे निकालने जा रहा हूं पोटेंशियल एट सेकंड सरफेस, नेट पोटेंशियल। अब मान लो यहां पे कोई पॉइंट है, इस पॉइंट पे मान लो कोई पॉइंट P है, इस पॉइंट पे पोटेंशियल मैंने V2 मान लिया है। ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट पर पोटेंशियल निकालना है, तो पहले इस स्फीयर के कारण निकालो। अभी मैंने ऐसा क्वेश्चन बताया बच्चों, अभी बताया। ये पहला वाला स्फीयर के रिस्पेक्ट में ये पॉइंट P क्या है? बाहर में। और बाहर में जो पोटेंशियल होता है बच्चों, ये होता है KQ बाय डिस्टेंस के बराबर। तो भैया इस स्फीयर के कारण इस पॉइंट P पर जो पोटेंशियल होगा, ये हो जाएगा KQ का मतलब इस पे चार्ज कितना है, देखो इस पे चार्ज कितना है, Q है। तो मैं यहाँ पे कैपिटल Q के बदले Q डाल देता हूं। और डिस्टेंस का मतलब ये हो गया, सेंटर से P पॉइंट का डिस्टेंस कितना है, तो डिस्टेंस किसके बराबर होगा? बड़े वाले स्फीयर के रेडियस के बराबर। तो स्मॉल r का वैल्यू मैं b के बराबर कर देता हूं, प्लस। ठीक है, उसके बाद इस पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है। इस चार्ज के कारण भी, जो चार्ज अर्थ से आया है, उस चार्ज के कारण भी यहाँ पे पोटेंशियल आपको निकालना है। ठीक है, तो बड़े वाले स्फीयर के रिस्पेक्ट में ये पॉइंट P सरफेस पे है, और सरफेस पर जो फॉर्मूला होता है बच्चों, वो होता है KQ, Q के बदले Q डैश डालेंगे, बाय रेडियस। इस दूसरे वाले स्फीयर का रेडियस कितना होता है? B। ठीक है, हम लोगों ने यहां तक स्टेप पूरा कर लिया है, ये कैलकुलेट कर लिया है नेट पोटेंशियल कितना होगा। थर्ड स्टेप क्या है बच्चों? राइट द नेट पोटेंशियल इक्वल टू 0 एंड फाइंड Q डैश। जिसको आप ग्राउंड किए हो उस पर पोटेंशियल निकाल के इस पोटेंशियल को कर दो 0 के बराबर। सिंपल। अब यहां पे मैं KQ बाय, अब यहां से Q डैश का वैल्यू आपको निकालना है। KQ बराबर हो जाएगा माइनस KQ डैश बाय B। B और B कैंसिल, K और K कैंसिल, दैट इज Q डैश का वैल्यू जो आएगा, ये माइनस साइन इधर कर दो, ये माइनस Q के बराबर। यानी ये वैल्यू, अगर आपको क्वेश्चन में ये वैल्यू, मैंने पहले बोला था आपको कि Q का वैल्यू पॉजिटिव है, तो Q डैश का वैल्यू क्या आया है? नेगेटिव। इसका मतलब चार्ज कहां से कहां फ्लो किया है बच्चों? अर्थ से बॉडी में, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन गेन किया है, इसीलिए तो इस पे नेगेटिव चार्ज आया। ठीक है, देयरफॉर चार्ज फ्लोज फ्रॉम अर्थ टू द बॉडी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखना जरा।
इस पे दोनों पे चार्ज दे दिया है। कितना ध्यान देना, क्वेश्चन वही है बच्चों कि दूसरे वाले स्फीयर को ग्राउंडेड कर दिया गया है। ठीक है, ये पहला स्फीयर है जिसका रेडियस है a और इस पर चार्ज दे रखा है q1। ये बड़ा वाला दूसरा स्फीयर है और दूसरा स्फीयर का रेडियस दे रखा है बच्चों b और इस पे चार्ज क्या है q2। दूसरे वाले स्फीयर को फिर से ग्राउंडेड कर दिया गया। आप तो सर दूसरे वाले पे लगे हुए हैं बच्चों, दूसरे वाले पे ही लगो, पहले वाले पे भी होगा तो वही कॉन्सेप्ट होगा बच्चों। ठीक है, तो पहले वाले पे चार्ज है q1, दूसरे वाले पे चार्ज है q2। तो सबसे पहला स्टेप क्या था बच्चों, सबसे पहला स्टेप है कि अर्थ से चार्ज फ्लो करवा दो, किसमें, बॉडी में। तो मान लो q डैश चार्ज इस पे आ गया। अब इस स्फीयर पे चार्ज कितना हो जाएगा बच्चों, अब इस स्फीयर पे चार्ज हो जाएगा q2 प्लस q डैश, q2 प्लस q डैश। अब चार्ज हो जाएगा इस पे, क्योंकि q डैश चार्ज फ्लो किया है अर्थ से बॉडी में। अब आपको यही q डैश का वैल्यू आपको फाइंड करना है। q डैश का वैल्यू क्या होगा ये फाइंड करना है। ठीक है, सेम पहले जैसा क्वेश्चन है। ठीक है, अब बच्चों मैंने क्या बताया कि जिस स्फीयर पे आप चार्ज फ्लो करवाए हो उस स्फीयर के सरफेस पर कोई पॉइंट P मानो और उस पर पोटेंशियल निकालो। इस पॉइंट पे आपको पोटेंशियल निकालना है, पोटेंशियल है P निकालिए आप। तो P पॉइंट पहले वाले स्फीयर के रिस्पेक्ट में, देखो ये P पॉइंट बाहर में है, तो बाहर वाला फॉर्मूला लगा दो, K चार्ज हो जाएगा Q1 और ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा बच्चों, इसके लिए पहले वाले स्फीयर के लिए डिस्टेंस हो जाएगा ये इसके बराबर, ये, और ये वैल्यू किसके बराबर होगा, B के बराबर, KQ1 बाय B के प्लस दूसरे वाले स्फीयर के रिस्पेक्ट में पॉइंट P कहां है, सरफेस पे है, और सरफेस पर फॉर्मूला होता है KQ बाय रेडियस के बराबर, KQ बाय रेडियस। तो बच्चों यहां पे हम Q के बदले क्या डालेंगे, दूसरे वाले स्फीयर के पर चार्ज कितना है टोटल, Q2 प्लस Q डैश, ये है, और बड़े वाले स्फीयर का रेडियस कितने के बराबर है, B के बराबर है। अब तीसरा स्टेप था कि इस पोटेंशियल को जीरो कर दो और यहां से Q डैश का वैल्यू निकाल लो। तो K बाई बी कॉमन लेके हट जाएगा बच्चों, तो ये बचेगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q डैश बराबर 0, और यहां से Q डैश का वैल्यू निकालोगे बच्चों तो ये आ जाएगा माइनस Q1 प्लस Q2 के बराबर। ये आपका फाइनल आंसर होगा। क्लियर है ये चीज, आई होप कि क्लियर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टाइप देखते हैं। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं बच्चों, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है, और ये इस तरह के कॉन्सेप्ट बच्चों जेईई में, मेंस में और नीट में भी पूछे जाते हैं। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है बच्चों वो किस पे बेस्ड है, देखो जरा, क्वेश्चंस बेस्ड ऑन रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज ऑन ज्वाइनिंग टू कंसेंट्रिक स्फीयर थ्रू वाइड। अगर हम किसी वाइड से किसी दो कंसेंट्रिक स्फीयर को कनेक्ट कर दें तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार होगा, ये हम लोग इसमें देखने वाले हैं। देखिए सबसे पहला केस क्या है बच्चों, सबसे पहला केस कि एक स्फीयर पे, ये दो स्फीयर है, कंसेंट्रिक स्फीयर है, यानी दोनों का सेंटर सेम है। पहले वाले स्फीयर पे चार्ज दिया है आपको Q1 और दूसरे वाले स्फीयर पे चार्ज दिया है Q2। ये तो पहले भी कर चुके, लेकिन यहां ग्राउंडिंग नहीं है बच्चों, यहां ग्राउंडिंग नहीं है। अगर मैं आपको बोलूं कि VA माइनस VB निकालो, मतलब A और B के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालिए। ये पहला वाला स्फीयर है जिसका रेडियस है A के बराबर और चार्ज दिया है Q1। दूसरा वाला स्फीयर है सेकेंड स्फीयर जिसका रेडियस है B के बराबर, इस पर चार्ज है Q2, और मुझे निकालना है A और B के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, A और B के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, VA माइनस VB। तो सबसे पहले बच्चों क्या करो, सबसे पहले VA निकालो, VA A पॉइंट पर पोटेंशियल निकालो। सेम क्वेश्चन बना चुके हो अभी, इससे पहले भी 2-3 क्वेश्चन कर चुके हो। ठीक है, A पॉइंट जो है ये पहले वाले स्फीयर के रिस्पेक्ट में सरफेस पे है, सरफेस पे है। तो इसके लिए पहला वाला स्फीयर के लिए क्या लगाओ, सरफेस का फॉर्मूला क्या होता है, KQ बाय रेडियस के बराबर। तो पहले वाला के लिए रेडियस कितना होगा, A के बराबर। इसी पॉइंट A पर अब दूसरे वाले स्फीयर के कारण भी पोटेंशियल निकालेंगे। तो दूसरे वाले स्फीयर के रिस्पेक्ट में पॉइंट A अंदर में है, दूसरे वाले स्फीयर के रिस्पेक्ट में पॉइंट A अंदर में है। अंदर में जो पोटेंशियल होता है बच्चों ये होता है कांस्टेंट हर जगह, और ये होता है KQ बाय रेडियस के बराबर। तो दूसरे वाले स्फीयर के कारण हो जाएगा A पॉइंट पर पोटेंशियल KQ2 बाय रेडियस। रेडियस कितने के बराबर है दूसरा स्फीयर का, देख लो, B के बराबर। चलो ये निकला VA, ये निकला इसका वैल्यू, VA का वैल्यू। माइनस करना है VB को माइनस कर दो, VB को माइनस करके ही चलो। ये B पॉइंट है, तो B पॉइंट जो है, B पॉइंट पे इस स्फीयर के कारण B पॉइंट पर पोटेंशियल क्या होगा। तो पहले वाले स्फीयर के रिस्पेक्ट में पॉइंट B कहां है, देख लो, बाहर में है। और बाहर में फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, बाहर में फॉर्मूला होता है KQ बाय
के क्यू बाई डिस्टेंस, यानी सेंटर से कितना डिस्टेंस है। तो पहले वाले स्फीयर के लिए हो जाएगा बी पॉइंट पर पोटेंशियल के क्यू वन बाई डिस्टेंस। तो ये पहले वाले स्फीयर से ये कितनी दूरी पर है सेंटर से, तो ये जो दूरी है बच्चों, ये दूरी तो बी के बराबर ही होगा, जिसको आप आर बोलते हो, स्मॉल आर। तो ये के क्यू वन बाई बी हो जाएगा, प्लस इसी पॉइंट बी पर पोटेंशियल किसके कारण, Q2 चार्ज के कारण कितना होगा, Q2 चार्ज के कह रहे हैं, Q2 चार्ज के कारण, मतलब दूसरे वाले स्फीयर के रिस्पेक्ट में पॉइंट बी सरफेस पे है, और सरफेस पर फॉर्मूला होता है के क्यू बाई रेडियस। तो दूसरे वाले पे चार्ज कितना है बच्चों, Q2, तो के Q2 बाई रेडियस, दूसरे वाले का रेडियस कितना है, बी के बराबर। अब यदि यहां पे मैं पोटेंशियल डिफरेंस निकालूं तो आपको साफ साफ दिखेगा कि के Q2 बाई बी, के Q2 बाई बी कट जाएगा। तो यहां पे बच्चों ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना मिला, के Q1 बाई ए माइनस के Q1 बाई बी, दैट इज के Q1 कॉमन आ जाएगा, तो यहां मिलेगा 1 बाई ए माइनस 1 बाई बी। अब समझना क्या है, समझना क्या है बच्चों, इस कॉन्सेप्ट पे जेई में क्वेश्चन आ चुका है। देखो क्या है, यदि हम ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालें, अगर दो कंसेंट्रिक स्फीयर है, दो कंसेंट्रिक स्फीयर और दोनों पे चार्ज है, और दोनों के सरफेस के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस मान लीजिए मुझे निकालना है, तो इसमें जो पोटेंशियल डिफरेंस निकाले ये किसके चार्ज पे डिपेंड करता है, ये फॉर्मूला देखो, ये जो पोटेंशियल डिफरेंस निकला ये चार्ज Q1 पे डिपेंड करता है, और Q1 किस पे चार्ज है, इनर स्फीयर पे, जो अंदर वाला स्फीयर है उस स्फीयर पे चार्ज है Q1। क्या ये पोटेंशियल डिफरेंस Q2 पे डिपेंड किया, इस फॉर्मूला में Q2 नजर ही नहीं आ रहा है, तो Q2 पे डिपेंड नहीं किया। इसका मतलब है कि अगर दो कंसेंट्रिक स्फेरिकल चार्ज है, कंडक्टिंग स्फेरिकल चार्ज है, तो दोनों के सरफेस के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस ये दूसरे वाले स्फीयर यानी आउटर स्फीयर के चार्ज से इंडिपेंडेंट होता है, यानी इस दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस बड़े वाले जो स्फीयर होगा आउटर स्फीयर, इसके चार्ज पे डिपेंड नहीं करता है। अगर मैं Q2 के बदले यहां Q3 लिख दूं, Q4 लिख दूं, 10 कूलम लिख दूं, 5 कूलम लिख दूं, कुछ भी लिख दूं, पोटेंशियल डिफरेंस इस दोनों पॉइंट के बीच का यही आएगा। क्लियर है, क्योंकि ये सिर्फ Q1 पे डिपेंड किया है। तो पहला पॉइंट क्या है बच्चों, पहला पॉइंट, ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ, ओहो ये कहां गायब हो गया। चलो, तो मैं पॉइंट लिखने जा रहा हूं बच्चों कि द पोटेंशियल डिफरेंस between two concentric hollow spherical charge is independent of charge present on outer sphere, बाहर वाले जो स्फीयर है उसके चार्ज पे डिपेंड नहीं करेगा। इसका मतलब हुआ बाहर वाले स्फीयर पर अगर मैं चार्ज को चेंज कर दूं तो इस दोनों के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, मैं ये भी पॉइंट लिख देता हूं बच्चों, मैं ये भी पॉइंट लिख देता हूं, कहां लिखूं रे, कहां लिखूं, अच्छा यहां लिख देता हूं, ठीक है, थोड़ा सा जो नीचे बेटा, थोड़ा सा, हाँ अब ठीक है। दैट इज if charge on outer sphere changes, then charge on outer sphere changes, then potential difference between the spheres, between the cells लिख सकते हो, is unchanged, cells is unchanged, ये चेंज नहीं करेगा बच्चों। पहले तो बात ये हो गई, तो इसका मतलब हुआ कि ये बाहर वाले स्फीयर के चार्ज पे डिपेंड करता ही नहीं है। इस पे बच्चों जेईई में क्वेश्चन क्या आया था देख लो जरा, जैसे एक स्फेरिकल चार्ज दे दिया था, मैं शॉर्टकट में बता देता हूं, यही कॉन्सेप्ट है, सेम कॉन्सेप्ट है। इस पे चार्ज दे दिया था Q और दूसरे वाले स्फीयर पे चार्ज दे दिया था 3Q, और इस दोनों स्फीयर के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा था, ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा था V वोल्ट के बराबर। अब आपसे क्या पूछा गया कि आउटर स्फीयर पे 6Q चार्ज दे दिया गया और 6Q चार्ज दे दिया गया, ठीक है, कोई भी चार्ज दूसरे आउटर स्फीयर पे दे दिया गया। अब A और B के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, तो भाई आउटर स्फीयर पे आप कितना भी चार्ज दे दो, दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस चेंज होने वाला नहीं है, इसीलिए V वोल्ट ही रहेगा।
वी वोल्ट ही रहेगा, आंसर इज वी वोल्ट। ठीक है, देखो एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, लेकिन अगर आपको याद रहे तो ये डायरेक्टली आप आंसर लिख सकते हो कि कितना होगा। बाहर वाले स्फीयर पे पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू चेंज नहीं करता है, बाहर वाले स्फीयर पे कितना भी आप चार्ज दे दो तो। आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा, आई होप, चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है बच्चों, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है, देखो ये भी बहुत ही उम्दा कॉन्सेप्ट है बच्चों। एक्चुअली क्या है कि वही स्फीयर, वही पुरानी बातें, वही पुरानी यादें। यानी एक स्फीयर है, इसका रेडियस है ए, कंसेंट्रिक स्फीयर है दो, एक का रेडियस ए है, आउटर स्फीयर का रेडियस बी है, एक पर चार्ज है Q1, दूसरे पर चार्ज है Q2। और ये जो देख रहे हो ये लहराने वाला, लहरा लहरा के बल खा के चल रही है, ये वायर है। वायर से मैंने क्या किया कि ये अंदर वाले स्फीयर को कनेक्ट कर दिया आउटर स्फीयर से, वायर से कनेक्ट कर दिया। अब वायर से कनेक्ट करने पर होता क्या है बच्चों, वायर से जैसे ही कनेक्ट किया जाता है तो यहां से सारा चार्ज फ्लो करके इनर स्फीयर पे जितना भी चार्ज रहेगा, ये सारा चार्ज फ्लो करके आउटर स्फीयर पे आ जाता है। बात को समझना, ये क्या हुआ कि अंदर वाले स्फीयर पे जितना भी चार्ज होगा, ये सारा चार्ज फ्लो करके बाहर वाले स्फीयर पे आ जाता है। यानी कंडीशन ये हो जाएगा बच्चों, फाइनल कंडीशन क्या हो जाएगा, यदि वायर से कनेक्ट कर दिए तो ये बाहर वाला स्फीयर ये है, इसको मैंने वायर से कनेक्ट कर दिया और उसके बाद मैंने मान लीजिए वायर हटा दिया मैंने, ठीक है, तो इस पर चार्ज कुछ नहीं रहेगा। यानी अंदर वाले स्फीयर पे सारा चार्ज जो है निकल करके बाहर वाले स्फीयर पे आ जाएगा। बाहर वाले स्फीयर पे पहले चार्ज कितना था, Q2, ठीक है, और ये Q1 चार्ज जितना भी था अंदर वाले स्फीयर पे, ये सारा चार्ज फ्लो करके बाहर वाले स्फीयर पे आ जाता है। ठीक है, लेकिन आप लोग को ये भी पता होगा कि ये आप बोलोगे सर यहाँ पे तो पोटेंशियल डिफरेंस के अकॉर्डिंग चार्ज का ट्रांसफर होना चाहिए। तो बच्चों यहाँ पे इररिस्पेक्टिव चीज होता है। इररिस्पेक्टिव चीज का मतलब कि जो आप सोच रहे हैं वो हो नहीं रहा है, वो एक्चुअली में पूरा चार्ज फ्लो करके इधर की तरफ आ जा रहा है, यानी आउटर स्फीयर पे आ जा रहा है। और आप जानते हैं कि कोई भी बॉडी कंडक्टिंग होता है, कंडक्टिंग बॉडी को कनेक्ट कर दिया जाए तो सारा चार्ज कहाँ चला जाता है, सरफेस पे चला जाता है। तो इसी तरीके यहाँ पे पूरा चार्ज सरफेस पे आ जाता है। When two concentric sphere, इसी को मैं लैंग्वेज में लिखने जा रहा हूं, two concentric hollow spherical charge are connected through a wire, are connected through a wire, then all the charges flows, all the charges of inner sphere, अंदर वाले स्फीयर का जो चार्ज होगा, इनर स्फीयर flows to the outer sphere, irrespective to the nature of charges, और ये रीडिस्ट्रीब्यूशन जो चार्ज का है तब तक चलता रहेगा जब तक कि पूरा चार्ज इनर स्फीयर का आउटर स्फीयर पे ना चला जाए, तब तक ये कंटिन्यूज रहेगा। ठीक है, तो यहां हम लोगों ने दो कंसेप्ट सीखा बच्चों कि दो कंसेंट्रिक स्फीयर के पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है कंसेंट्रिक स्फीयर का, ये बाहर वाले आउटर स्फीयर के चार्ज पे डिपेंड नहीं करता है। दूसरा, अगर इनर स्फीयर को डायरेक्ट कनेक्ट कर दिया जाए आउटर स्फीयर से तो इनर स्फीयर का पूरा चार्ज आउटर स्फीयर के सरफेस पे चला जाता है। चलिए, ये कॉन्सेप्ट है। अब आगे देखते हैं, आगे क्या है, नेक्स्ट है बच्चों कॉन्सेप्ट्स ऑफ रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज ऑन वेरियस सरफेसेस ऑफ कंसेंट्रिक स्फीयर। अब देखो जरा चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है बच्चों। जैसे मान लो कि सपोज करो कि एक स्फीयर है ऐसा, ठीक है, और इसके सरफेस पर चार्ज है Q1, और दूसरा स्फीयर है जो कि कंसेंट्रिक है, दोनों का सेंटर सेम है, इस पे चार्ज है Q2। ठीक है, तो जैसे यहां पे चार्ज होगा प्लस, ध्यान देना यहां पे पूरा चार्ज क्या है प्लस, और इस पे भी मैंने प्लस चार्ज दे रखा है। ठीक है, अब जो चार्ज जो इंड्यूस होता है बच्चों, ठीक है, चार्ज इंड्यूस्ड मतलब इंडक्स, चार्जिंग बाय इंडक्शन आप पढ़े हुए हैं कि चार्ज इंड्यूस्ड कैसे होता है।
एक्चुअली में आपको यदि मैं बोलूं कि अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड का लाइंस ऑफ फोर्स दिखाइए आप, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, तो आप क्या करोगे, प्लस चार्ज से बाहर की तरफ लाइंस ऑफ फोर्स ऐसे जाता है, ठीक है, बाहर से लाइंस ऑफ फोर्स ऐसे जाता है, और बाहर में जो लाइंस ऑफ फोर्स होगा वो इस तरह जाएगा। पॉजिटिव चार्ज के कारण लाइंस ऑफ फोर्स किधर रहता है, बाहर की तरफ रहता है। कॉन्सेप्ट को समझना। और एक कॉन्सेप्ट आप ये भी पढ़े हो कि पॉजिटिव चार्ज से लाइंस ऑफ फोर्स निकलता है और नेगेटिव चार्ज पे जाके टर्मिनेट हो जाता है। इसका मतलब है बच्चों, अंदर में जो ये फील्ड है, ये इधर की तरफ जो फील्ड है, इसका मतलब यहां पे कोई ना कोई इसके इनर सरफेस पे, आउटर सरफेस, ये जो आउटर सरफेस है उस आउटर जो स्फीयर है उसके इनर सरफेस पे कहीं ना कहीं माइनस चार्ज इंड्यूस हुआ है। और वो किसके कारण इंड्यूस हुआ है, तो अंदर में जो स्फीयर है पॉजिटिव चार्ज, उसके कारण इसके बाहर वाले सरफेस के अंदर में इंड्यूस्ड होता है। और इंड्यूस्ड चार्ज का नेचर कैसा होता है बच्चों, अपोजिट होता है। जैसे इस स्फीयर पे चार्ज था पॉजिटिव, तो बाहर वाले स्फीयर के अंदर वाले सरफेस पे नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाता है, ठीक है। और इसी इंड्यूस्ड चार्ज के कारण अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है बच्चों, ठीक है। लेकिन अब सवाल है कि इस पे कितना चार्ज इंड्यूस्ड होगा। तो इंड्यूस्ड चार्ज का रिडिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, ये हम लोग इस वीडियो में सीखने वाले हैं, इस कॉन्सेप्ट को यहां पे सीखने वाले हैं। चलो देखो जरा, सबसे पहली बात, अभी जो हम आपको फील्ड बताए अंदर में, तो कोई भी अगर कंडक्टर है और कंडक्टर के सरफेस पर कोई चार्ज है, तो इसके अंदर में फील्ड क्या होता है बच्चों, जीरो होता है। अंदर में कोई फील्ड नहीं होता है। लेकिन इसके लिए कंडीशन है कि अंदर में कोई चार्ज नहीं होना चाहिए। अगर अंदर में सेंटर पे कोई चार्ज है या कहीं भी कोई चार्ज है तो फिर अंदर में फील्ड हो जाएगा, लेकिन अंदर में कोई चार्ज नहीं है तो फील्ड नहीं होगा। लेकिन अगर कंसेंट्रिक स्फीयर है तो चार्ज इंड्यूस्ड होता है, चार्ज इंड्यूस्ड होगा। अब कैसे इंड्यूस्ड होगा ये मैं आपको बताता हूं, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट मैं आगे इस क्वेश्चन में बताता हूं। देखिए जरा, ध्यान दीजिएगा, ये दो कंसेंट्रिक स्फीयर है, एक का रेडियस है a के बराबर और दूसरे का रेडियस है b के बराबर। हालांकि रेडियस से मतलब नहीं है मुझे, बस दिखाने के लिए है कि एक बड़ा स्फीयर है एक छोटा स्फीयर। पहले वाले पे चार्ज है q1 और दूसरे वाले स्फीयर पे चार्ज है q2 के बराबर। क्लियर है ये चीज। अब देखो जरा, इसमें आपको निकालना क्या है। क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द चार्जेज ऑन सरफेसेज 1, 2, 3 एंड 4। 1, 2, 3 और 4 सरफेस पे चार्ज कितना होगा, देखना जरा। देखो, पहले वाले स्फीयर पे चार्ज है q1 और ये चार्ज कहां है बच्चों, ये चार्ज है इसके सरफेस पे, और दूसरे वाले स्फीयर के भी सरफेस पे चार्ज है जो कि आपको साफ साफ दिख रहा होगा q2। मैंने पूरा नहीं लिखा है, पूरा चार्ज है q2, ठीक है। अब 1 जो स्फीयर है बच्चों, पहला जो स्फीयर है, तो पहला स्फीयर है इनर स्फीयर, इसको इनर बोल देता हूं। इनर मतलब अंदर वाला स्फीयर। अब देखो, स्फीयर जो होता है, गोला जो होता है, इसका दो सरफेस होगा, एक अंदर वाला सरफेस होगा ये वाला, इस सरफेस को मैंने 1 बोल दिया, और एक बाहर वाला स्फीयर सरफेस होगा ये वाला, बाहर भी सरफेस होगा, इसको मैंने 2 बोल दिया। गोला में अंदर चले जाओगे तो अंदर वाला सरफेस दिखेगा, अब गोला के बाहर आ जाओगे तो गोला के बाहर वाला सरफेस दिखेगा, अंदर जाओगे तो अंदर वाला सरफेस दिखेगा। अंदर वाले सरफेस को 1 बोल दिया, बाहर वाले सरफेस को 2 बोल दिया। क्लियर है ये चीज, क्लियर है क्या। हम गोले के अंदर ले जा रहे हैं सर, गोले के बाहर तो देखेगा नहीं तो पता कैसे चलेगा। रूम में रहोगे तो रूम में सरफेस कौन सा दिखेगा, छत का कौन सा सरफेस दिखेगा, जिसको आप बोलते हो सीलिंग बोलते हो, ये वाला दिखेगा। छत पे जाओगे तो बाहर वाला सरफेस दिखेगा। वही बात इस स्फीयर में भी है। ये जो आउटर स्फीयर है बच्चों, आउटर स्फीयर, बाहर वाला स्फीयर में भी 2 पार्ट है, एक है इनर सरफेस ये वाला, और एक है बाहर से देखोगे तो ये बाहर वाला सरफेस। यानी हर सरफेस पर आपको चार्ज का वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले बात करते हैं अंदर वाले सरफेस के, यानी कि जो अंदर वाला स्फीयर है, इनर स्फीयर के इनर सरफेस पे, यानी अंदर वाले सरफेस पे चार्ज कितना होगा। तो बच्चों सारा चार्ज तो बाहर है, तो अंदर वाले सरफेस पे चार्ज कितना हो जाएगा, q1 का वैल्यू 0 हो जाएगा। यानी कि ये जो स्फीयर दिख रहा है आपको छोटा वाला, इसके अंदर में कोई चार्ज नहीं होगा अंदर वाले सरफेस पे, लेकिन बाहर वाले सरफेस पे तो चार्ज है कितना, q1 के बराबर। अगर मैं यहां पे सॉल्यूशन लिखूं, तो अगर मैं लिखूं q1 का मतलब मैं मान लूं कि पहले वाले सरफेस पे, यानी कि छोटे वाले सरफेस के अंदर वाले सरफेस पे कितना चार्ज है, ये चार्ज 0 हो जाएगा। अब यही इनर स्फीयर के आउटर सरफेस पे कितना चार्ज है, तो ये तो दिया ही हुआ है q1 के बराबर है, q1 के बराबर है, तो मैं इसको q1 बोल देता हूं बच्चों, ठीक है। q2 का मतलब हो गया कि दूसरे वाले सरफेस पे, दूसरा वाला सरफेस कौन सा है, तो इनर
स्फीयर का बाहर वाला सरफेस, इनर स्फीयर के बाहर वाले सरफेस पे चार्ज कितना है बच्चों? प्लस Q1, इसके बराबर है। ठीक है, अब चार्ज का रिडिस्ट्रीब्यूशन सीखो। देखो, अगर इस सरफेस पे चार्ज है Q1, इस सरफेस पे, छोटे वाले स्फीयर के सरफेस पे चार्ज है Q1, यानी कि ये पॉजिटिव चार्ज है, तो इसके बाहर वाले सरफेस पे जो चार्ज होगा बच्चों वो माइनस Q1 हो जाएगा। मैं आपको यहां क्लियर करके बता देता हूं। दो स्फीयर है, इसके अंदर वाले सरफेस पे तो पता ही चल गया चार्ज क्या है, 0 है। बाहर वाले सरफेस पर जो चार्ज होगा ये तो दिखाई हुआ है कि ये प्लस है, प्लस Q1 दिया हुआ है, ये चार्ज है इस पे प्लस Q1, ये है प्लस Q1। ठीक है, इस पॉजिटिव चार्ज के कारण इसके बाहर वाले स्फीयर के अंदर वाले सरफेस पे नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, यानी ये जो तीसरा सरफेस मैं दिखा रहा हूं इस पे चार्ज हो जाएगा बच्चों माइनस Q1। अगर इस सरफेस पे है Q1 प्लस Q1 तो इसके अंदर वाले सरफेस पे माइनस Q1 हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाहर वाले सरफेस पर यहां माइनस चार्ज होगा तो इसके बाहर वाले सरफेस पर पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस होगा प्लस Q1। ध्यान देना, यहां प्लस Q1 था, यहां माइनस Q1, फिर आगे वाले सरफेस पे, बाहर वाले सरफेस पे कितना आ जाएगा? प्लस Q1 आ जाएगा। और बाहर वाले सरफेस पे बच्चों पहले से चार्ज Q2 भी है, देख लो Q2 भी है पहले से, तो बाहर वाले सरफेस पर चार्ज कितना हो जाएगा? Q1 प्लस Q2 के बराबर। अब आप साफ साफ देख सकते हो कि तीसरे सरफेस पे कितना चार्ज है, तीसरे सरफेस मतलब आउटर स्फीयर के इनर सरफेस पे कितना चार्ज है, यह है माइनस Q1 के बराबर, तो मैं Q3 को माइनस Q1 लिखने जा रहा हूं। ठीक है, उसी तरह से आप Q4 निकालोगे, Q4 बाहर वाले सरफेस पे कितना चार्ज आ गया? Q1 प्लस Q2, तो मैं इसको लिखने जा रहा हूं Q1 प्लस Q2। यह है चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन। लेकिन बच्चों जब तक क्वेश्चन में कहा नहीं जाए, जब तक क्वेश्चन में कहा नहीं जाए कि चार्ज को रिडिस्ट्रीब्यूट करो, ठीक है, तब तक हम लोग चार्ज को रिडिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे, यानी इंड्यूस चार्ज को नहीं दिखाएंगे, क्योंकि इंड्यूस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पर इफेक्ट नहीं पड़ता है। आप इंड्यूस चार्ज निकाल के आप पोटेंशियल निकालो या फील्ड निकालो, या बिना इंड्यूस चार्ज निकाले फील्ड या पोटेंशियल निकालो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब तक बोले नहीं तब तक इंड्यूस चार्ज दिखाना नहीं है। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं बच्चों, एक और क्वेश्चन, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। इसमें भी आपको क्या निकालना है? फाइंड द चार्जेज ऑन surfaces 1, 2, 3 and 4। 1, 2 और 3, 4 सरफेस पे, सब सरफेस पे। पहला सरफेस कौन है? तो इनर स्फीयर जो है, इनर स्फीयर, ये इनर स्फीयर छोटा है, देख रहे हो, इनर स्फीयर के अंदर वाले स्फीयर पे चार्ज कितना होगा, इनर स्फीयर के बाहर वाले सरफेस पे चार्ज कितना होगा, आउटर स्फीयर के इनर सरफेस पे चार्ज कितना होगा, और आउटर स्फीयर के बाहर वाले सरफेस पे चार्ज कितना होगा। चलो इसका सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन देख लो। सॉल्यूशन के लिए मैं अलग से फिगर बना देता हूं ताकि आपको ये चीज क्लियर रहे कि किस पे कितना चार्ज है। देखो अंदर में एक सेंटर पे भी चार्ज है बच्चों, Q, यहां पे देखो ये प्लस Q है, तो इसके अंदर वाले सरफेस पे कितना चार्ज इंड्यूस हो जाएगा? माइनस Q, इस पे आ जाएगा माइनस Q चार्ज। ठीक है, माइनस Q चार्ज आया। अब अंदर में माइनस Q चार्ज इंड्यूस हुआ है तो बाहर में प्लस Q चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। ठीक है, और ये जो स्फीयर है इसके ऊपर में कितना चार्ज है? पहले से Q1 भी है, पहले से Q1 भी है, और इस प्लस Q चार्ज के कारण इसके अंदर में माइनस Q चार्ज इंड्यूस हुआ, इस माइनस के कारण ऊपर में कौन सा चार्ज इंड्यूस हुआ? प्लस Q चार्ज। ठीक है, तो इस सरफेस पे ओवरऑल, ये तो पहला सरफेस था जिसपे माइनस Q चार्ज आया, दूसरा सरफेस है बाहर वाला, इनर स्फीयर का बाहर वाला सरफेस, बाहर वाला सरफेस पे इंड्यूस्ड हुआ चार्ज प्लस Q है, और पहले से चार्ज Q1 है, तो बाहर वाले सरफेस पे चार्ज होगा Q1 प्लस Q के बराबर, जो कि पॉजिटिव होगा, जो कि पॉजिटिव होगा। और जैसे ही इसके बाहर वाले सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा बच्चों, कितना आया? Q1 प्लस Q, तो इसके अंदर वाले स्फीयर पे नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, क्योंकि इंड्यूस चार्ज का नेचर अपोजिट होता है बट इक्वल चार्ज होता है। ठीक है, अब अंदर वाले स्फीयर पे कितना चार्ज होगा बच्चों? अंदर ये आउटर स्फीयर के इनर सरफेस पे चार्ज कितना होगा? तो देखो इस पे चार्ज कितना है बच्चों? ये बाहर वाला स्फीयर के, ये जो अंदर वाला स्फीयर है इसके सरफेस पे चार्ज कितना है? Q1 प्लस Q। तो जितना इस पे पॉजिटिव चार्ज है Q1 प्लस Q, उतना ही नेगेटिव चार्ज इस सरफेस पे आ जाएगा, दैट इज माइनस Q1 प्लस Q हो जाएगा। क्लियर है ये चीज? माइनस Q1 प्लस Q हो जाएगा। उसके बाद देखो जरा, इसके बाद माइनस Q1 प्लस Q, इस पे कितना चार्ज आ जाएगा? प्लस Q1 प्लस Q।
यानी ये नेगेटिव चार्ज फिर से ऊपर में इसके सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस कर देगा। और ये कितना इंड्यूस होगा, तो जितना अंदर में नेगेटिव है उतना ही बाहर पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। और एक चीज और आपको दिया गया है बच्चों, एक चीज और क्या दिया हुआ है कि बाहर वाले स्फीयर पे भी पहले से चार्ज है कितना, Q2। बाहर वाले स्फीयर पे पहले से चार्ज कितना है, Q2 है। यानी जिसको आप चौथा सरफेस बोल रहे हो, चौथा सरफेस मतलब बाहर वाला सरफेस। इस पे चार्ज टोटल अभी आया है Q1 प्लस Q इंड्यूस होके, इससे पहले कितना था Q2, अब इस पे चार्ज हो जाएगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q, ये पॉजिटिव चार्ज है। तो आप साफ साफ देख रहे हो पहले वाले सरफेस पे कितना चार्ज, दूसरे वाले सरफेस पे कितना चार्ज, तीसरे वाले सरफेस मतलब इसका अंदर वाला सरफेस पे कितना चार्ज, और चौथे सरफेस पे कितना चार्ज। दैट इज हम लोग लिख सकते हैं Q1 का जो वैल्यू होगा, यानी पहले वाले स्फीयर पे चार्ज कितना है, चार्ज है -Q। कितना है यहाँ पे, -Q। ये देखो दूसरे वाले सरफेस पे जो चार्ज है बच्चों, दूसरा वाला सरफेस पे चार्ज कितना है, Q1 प्लस Q, Q1 प्लस Q। तीसरे वाले स्फीयर सरफेस पे चार्ज है, तीसरा वाला सरफेस ये है अंदर वाला, ये माइनस चार्ज है इस पे, -Q1 प्लस Q, -Q1 प्लस Q। और चौथा सरफेस जो है ये बाहर वाला है, बाहर वाला पे चार्ज कितना है देखो जरा, Q1 प्लस Q2 प्लस Q, Q1 प्लस Q2 प्लस Q। ये फाइनल आंसर हो जाएगा। लेकिन चार्ज का रिडिस्ट्रीब्यूशन तब तक नहीं करना है जब तक कि क्वेश्चन में कहा नहीं जाए, ठीक है। चलिए आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा। लास्ट है बच्चों, एक क्वेश्चन है जेईई 2009 का, ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, ध्यान से देखना जरा। 3 कंसेंट्रिक मेटालिक स्फेरिकल सेल है, दैट इज 3 कंसेंट्रिक मेटालिक स्फेरिकल सेल्स ऑफ रेडाई R2R and 3R are given charges Q1, Q2 and Q3 respectively. It is found that surface charge densities on the outer surface of the cells are equal, then the ratio of the charges given to the cells Q1 is to Q2 is to Q3 is given by। यानी कि आपको 3 स्फेरिकल सरफेस दिया है, यानी स्फेरिकल सेल दिया है। मैं यहाँ पे पहले 3 स्फेरिकल सेल बना लेता हूं बच्चों, बना लूं। आने से उसके आए बहार, 3 जाने जानी 3। चलो एक और स्फेयर बना लो, एक और स्फेयर बड़ा सा नहीं, या जा इधर इधर, हाँ बस 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 बस, ये हो गया। अब इसका एक का रेडियस दिया है बच्चों R, दूसरे का रेडियस दिया है 2R और तीसरे का रेडियस दिया है 3R, ठीक है। पहले वाले पे चार्ज दिया है बच्चों Q1, दूसरे वाले पे चार्ज दिया है Q2, तीसरे वाले पे चार्ज दिया है Q3, ये Q2 है QT, ठीक है। सबके और क्या दिया है देखो जरा, इट इज फाउंड दैट सरफेस चार्ज डेंसिटीज ऑन द आउटर सरफेस, देखो यहां रीडिस्ट्रीब्यूशन चार्ज का करना है, ये यहां से झलक रहा है, कहां से, यहां पे देखो जरा, इट इज फाउंड दैट surface charge densities on the outer surface of the cell, जितना भी सेल है सबके outer surface पे, देखो ये सेल है, इसका अंदर वाला सरफेस भी होगा, इसका बाहर वाला सरफेस भी होगा, तो ये बाहर वाला सरफेस को मैंने 1 मान लिया और दूसरे वाले स्फीयर के बाहर वाला सरफेस को 2 मान लिया और तीसरे वाले स्फीयर के बाहर वाला सरफेस को 3 मान लिया। इस तीनों का चार्ज डेंसिटी सेम है आउटर स्फीयर का, ठीक है। तो सबसे पहले बच्चों हर के आउटर सरफेस पे चार्ज कितना होगा ये निकालना होगा, ठीक है। तो मैं यहां से क्या कर रहा हूं देखो जरा, अगर यहां चार्ज है Q1, इस पे चार्ज है Q1, तो यहां पे चार्ज इंड्यूस्ड हो जाएगा -Q1, यानी दूसरे वाले स्फीयर के अंदर में -Q1 चार्ज इंड्यूस हो जाएगा और यहां पे चार्ज इंड्यूस हो जाएगा इसके कारण प्लस Q1, इसके अंदर वाले सरफेस पे -Q1 और बाहर वाले सरफेस पे +Q1। अब बताओ दूसरे वाले स्फीयर पे टोटल चार्ज कितना हो गया बाहर में, तो पहले से Q2 था और इंड्यूस होके Q1 आया है, यानी दूसरे वाले स्फीयर पे चार्ज हो गया Q1 प्लस Q2। अब देखो ये Q1 प्लस Q2 आया इस पे बाहर वाले सरफेस पे, तो इसके अंदर वाले सरफेस पे उतना ही नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, दैट इज -Q1 प्लस Q2। ये बाहर वाले स्फीयर के सबसे बड़ा जो स्फीयर है उसके अंदर में ये चार्ज आएगा, तो इसके बाहर में कितना चार्ज आएगा प्लस, क्योंकि अंदर में माइनस आ गया तो बाहर में प्लस, कितना प्लस भाई Q1 प्लस Q2। अब बाहर वाले स्फीयर पे Q3 चार्ज पहले से भी है, तो ये चार्ज और ये चार्ज जोड़ देंगे, इस पे टोटल चार्ज आ जाएगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। आई होप कि समझ में आया होगा। इसका मतलब है कि पहले वाले स्फीयर के
पहले वाले स्फीयर के बाहर वाले सरफेस पे चार्ज है Q1, दूसरे वाले स्फीयर के बाहर वाले सरफेस पे चार्ज है Q1 प्लस Q2, और तीसरे वाले स्फीयर के बाहर वाले सरफेस पे चार्ज होगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। अब दिया है कि तीनों के बाहर वाले सरफेस का चार्ज डेंसिटी क्या है बच्चों, सेम है चार्ज डेंसिटी, और चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला आप अच्छी तरह से जानते हो, सिग्मा बराबर Q बाई ए, चार्ज पर यूनिट एरिया। तो चलिए तीनों का चार्ज डेंसिटी, इसका चार्ज डेंसिटी मान लो सिग्मा 1, इसका सिग्मा 2, इसका सिग्मा 3, और तीनों को इक्वेट करते हैं, देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। तो यहां पे मैं लिख देता हूं, यहां पे सिग्मा 1 इक्वल टू सिग्मा 2 इक्वल टू सिग्मा 3 अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। ठीक है, सिग्मा क्या होता है तो चार्ज पर यूनिट एरिया। तो सिग्मा 1 का वैल्यू हो जाएगा, पहले वाले पे चार्ज कितना है बच्चों, पहले वाले पे चार्ज है Q1, और पहले वाला का एरिया कितना होगा, आप गोल स्फीयर का एरिया जानते हो 4 पाई r स्क्वायर होता है, तो पहले वाले का रेडियस r ही है तो 4 पाई r स्क्वायर हो जाएगा। दूसरे वाले के लिए सिग्मा क्या होगा, तो नेट चार्ज दूसरे वाले पे कितना है Q1 प्लस Q2 बाय इसका सरफेस एरिया कितना होगा बच्चों, 4 पाई रेडियस का स्क्वायर दैट इज 2r का स्क्वायर हो जाएगा। चार्ज पर यूनिट एरिया का फॉर्मूला लगाओ। तीसरे वाले सरफेस पे चार्ज कितना आया, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 बाय सरफेस एरिया, तीसरे वाले स्फीयर का सरफेस एरिया हो जाएगा 4 पाई 3r का स्क्वायर। ठीक है, अब यहां से आपको Q1 is to Q2 is to Q3 निकालना है। ठीक है, तो यहां से सबसे पहले देखो बच्चों, इस दोनों को इक्वेट करो और देखो क्या आता है इस दोनों को। ठीक है, तो फर्स्ट इसको मान लो सेकंड और इसको मान लो थर्ड। पहले मैं काम कर रहा हूं, फर्स्ट और सेकंड को इक्वेट करूंगा, तो यहां मिलेगा बच्चों Q1 बाय 4, क्योंकि पाई r स्क्वायर कट जाएगा, इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 बाय 2 जा 4r स्क्वायर मिलेगा, 4 भी कट जाएगा, यहाँ पे 4 भी कट जाएगा, तो यहां पे मिलेगा 2r का स्क्वायर दैट इज 4 मिलेगा, r स्क्वायर भी कैंसिल हो जाएगा, दैट इज इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा 3Q1 बराबर Q2 आ जाएगा। ठीक है, तो Q1 का वैल्यू क्या आ जाएगा बच्चों, Q1 का वैल्यू हो जाएगा Q2 बाई 3 के बराबर। अगर मैं फर्स्ट और थर्ड को बराबर करूं, फर्स्ट और थर्ड को, फर्स्ट एंड थर्ड बराबर कीजिए, फर्स्ट और थर्ड को, तो फर्स्ट और थर्ड को जब बराबर करोगे बच्चों तो ये आ जाएगा Q1 बाई 4 पाई r स्क्वायर बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 बाई 4 पाई 9r स्क्वायर। तो यहां भी देगा बच्चों Q1, क्योंकि 4 पाई r स्क्वायर इधर से भी कैंसिल हो जाएगा, इस दोनों को बराबर करना है, बराबर इधर मिलेगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 बाई 3 का स्क्वायर कितना मिलेगा इधर 9, दैट इज इधर हम लोग क्या मिलने वाला है 8Q1 इक्वल टू Q2 प्लस Q3, ये मिलने वाला है। अब बच्चों यदि मैं Q2 के बदले यहां पे 3Q1 रख दूं, यहां पे Q2 के बदले 3Q1 रख दूं, तो क्या हो जाएगा 8Q1 इक्वल टू 3Q1 प्लस Q3। ठीक है, अब जरा मैं इधर लिख लूं, इधर ध्यान से देखना, जरा ध्यान से देखना, 8Q1 में से 3Q1 जाएगा 5Q1, 5Q1 इक्वल टू मिलेगा 3, 5Q1 इक्वल टू मिलेगा Q3, दैट इज Q1 का वैल्यू मिलेगा Q3 बाय 5 के बराबर। ठीक है, अब Q1 का वैल्यू Q3 बाय 5 के बराबर है, और यहां देखो Q1 का वैल्यू Q2 बाय 3 के बराबर है। अब मैं इस दोनों को अगर इक्वेट करूं तो ये हो जाएगा Q1 इज इक्वल टू ये Q2 बाय 3 इज इक्वल टू Q3 बाय 5। अब आपको रेशियो साफ साफ दिख रहा होगा, यहां बट्टा 1 लिख सकते हैं, Q1 is to Q2 is to Q3 क्या हो जाएगा 1 is to 3 is to 5, 1 is to 3 is to 5, that is Q1 is to Q2 is to Q3 आएगा 1 is to 3 is to 5, और ये ऑप्शन आपको किस में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। ठीक है, आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा बच्चों, बिना रीडिस्ट्रीब्यूशन का चार्ज का, ये इंड्यूस चार्ज का बनेगा नहीं ये क्वेश्चन। ठीक है, इसलिए रीडिस्ट्रीब्यूशन सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो बच्चों आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग और भी कॉन्सेप्ट समझेंगे। आज के लिए बस इतना ही, तब तक बने रहिए हमारे चैनल के साथ। थैंक यू सो मच।